अच्छा, मॉर्निंग वाला बच्चा फैजान, इनके सर्टिफिकेट रेडी हो रहे हैं? कुछ आइडिया है कब तक देने? किनके? ये जो इससे पिछला बैच है। चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ चेक कर लूँ, गूगल शीट पर आता हूँ आपके अटेंडेंस के लिए, और यहाँ आ जाते हैं सेकंड मॉड्यूल पर। असाइनमेंट भी दिया था, अपलोड नहीं कर सका, ये भी अभी याद आ गया मुझे, है ना। चलो असाइनमेंट में चेंजिंग करके, असाइनमेंट कर लिया भाई? शाहरैन से पूछ रहा हूँ। हाँ तलहा, ये देखी थी वीडियो, देखी थी आपने? पता ही नहीं क्या हुआ होगा। जी भाई, असाइनमेंट क्या दिया था मैंने, कुछ याद है? वो तो पुराना हो गया, वो तो असाइनमेंट ही पुराना हो गया, वो तो असाइनमेंट ही अलग था। वो तो मैंने जस्ट प्रॉप्स वगैरह से ऑथेंटिकेशन, वो तो उसका काम था। एक्सियोस का असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में। पासवर्ड और यूजर से वैल्यूज लेकर क्या करना था? फाइंड करना था। हमने यूजर प्रिंट करवाना था। ये काम मैंने करके दिखाया था। मैंने कहा था जो मैंने किया सेम चीज आपने करनी है। ये मैंने किया था, कोड चलाया था। ये अभी मेरे पास कोड पड़ा, मैं चला लूंगा, चेक कर लेते हैं। थोड़े से टाइम के पाबंद हो जाए भाई, जो बच्चे लेट आते हैं। क्या है आज? 19 मई। अबीर प्रेजेंट है, एहसान आज नहीं आया। अली हैदर एब्सेंट, अमान वारसी साहब प्रेजेंट, अनस चौहान प्रेजेंट, आरफा यूनुस, कौन है? ये जहाँ गया अब इजी रहेगा। अच्छा, आरफा यूनुस एब्सेंट, फैसल हसीब एब्सेंट, फरक जैन प्रेजेंट, हमजा नदीम, हमजा है? हाँ हमजा आया, ठीक है। हसन रजा, हसन क्यों नहीं आया आज? हसन का कोई क्लास फेलो क्यों नहीं आया? हसन यूनिवर्सिटी में नहीं आया। चलो देख लेते हैं। हाया जब्बार, इमरान अहमद। इमरान का किसी को पता? मैसेज नहीं लीव किया, वरना मुझे मैसेज भी कर देते हैं, वो बता भी देते हैं। चलो देख लेता हूँ। और जाफर इस्माइल एब्सेंट प्रेजेंट, ओके ओके। आगे चलते हैं। जुनैद साहब, ये जुनैद आएगा नहीं आएगा? लाइबा इमरान, शाहरैन। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, ये टफ है वैसे क्या पिछले बैच के मुकाबले? ये बैच टफ है, पिछला बैच टफ था? पिछला टफ था, ये इजी है। तलहा अहमद प्रेजेंट, मुजीबुर रहमान प्रेजेंट, आया हुआ मुजीब भी। नवीद अजीज एब्सेंट, अहद रजा, सागर उत्तवानी, शाहजेब अली। शाहजेब का क्या है, आएगा? बात नहीं हुई। शाहनवाज, इन्होंने तो लीव दी है। ये एक बच्चा है, इसने मुझे लीव दी है। शुएब ने लीव दी है। तौसीफ तो मेरा ख्याल है लेट आएगा, वो आएगा तो खैर जब आएगा तब देख लेंगे। उसको आना चाहिए टाइम से। वकास आया हुआ है। अनम एजाज, बहुत खतरनाक रिपोर्ट है इन बच्चों की, है ना, बहुत ही ज्यादा। रेड रेड रेड। चलो खैर, हम चलते हैं आगे अपने इस कोड की तरफ। कुछ चीज़ें हमने प्रॉपर देखनी है। आज हम रिएक्ट का पोस्ट मेथड एक्सियोस का देखेंगे, लेकिन उस पर आपको कोई टास्क नहीं मिलेगा अभी फिलहाल करने को, क्योंकि हम पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है। पहले तो गेट का मेथड बताओ। वैल्यू गेट करना कहीं से, मतलब कहीं कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उस टेक्स्ट को ले आओ, अपने आप वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। वो टेक्स्ट तो हमें सामने क्लियर मिल रहा था एक ऐप के अंदर, हमने यूज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट मेथड में क्या होगा, अब डेटा यूजर देगा, वहां जाके सेव होगा, यही है।
अभी हम डेटा भेज तो देंगे लेकिन सामने से एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे वो गिटहब की एपीआई थी, हम उस पर डेटा भेज देंगे या और किसी एपीआई पर डेटा सेंड करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, लेकिन वहां वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए बिलफर्ड यहाँ से एक फाइल इंपोर्ट तो करवा दिए, एक्सपोर्ट करवा दिए, इंपोर्ट कराने के लिए वहां इंपोर्ट होगी तो उसको मिलेगी। तो ऐसा ही काम यहाँ पर भी अभी होगा, लेकिन मैं बता दूंगा गेट कैसे। क्यों? अब ये फिर हम तरीका कहाँ यूज करेंगे, मैं अभी सिखा दूंगा axios.post कैसे काम करेगा और उसको रियल टाइम बता दूंगा। डेटा गया हमें पता चल जाएगा कि जा रहा है या नहीं। अब ये हमें काम आएगा जब अभी हम Node.js सीख लेंगे ना। Node.js सीखने के बाद फिर हम आएंगे साइन अप फॉर्म के ऊपर और फिर मैं डेटा यहाँ से भिजवाऊंगा बैक पे और सर्वर हमारा अपना बनाया हुआ होगा। तब हम डेटा क्या करेंगे, गेट करेंगे उस वेबसाइट के। ठीक है भाई। फिर हमें दिख रहा होगा हमारी डेटाबेस में डेटा भी मौजूद है, ये भी हमें इजीली वो चीज़ समझ आ जाएगी। अभी हम यहाँ आते हैं फिलहाल के लिए रिएक्ट पे एक्सियोस का काम। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा। अभी मैं आपको पता है रिवीजन दे के आगे चलूंगा। तो क्या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। 3 क्लासेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे लिए हमने, चौथी क्लास वैसे, लास्ट क्लास मैंने यानी कि फ्राइडे वाली क्लास एक्सियोस से पहले स्टार्ट ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई के हवाले से लिया था कि क्वेश्चन पूछें क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया था शादेब से और बच्चों ने बताया था क्या है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये काम किस लिए यूज होता है। यूज केस दिखाए तो है बेटा। देखो बात सुनो, सिंपल सा यूज केस है आपके सामने। मैंने डेटा रखा था, एक 3 कंपोनेंट्स बनाए थे, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, डेटा पास करवाया था। मैंने कहा था मुझे ये 3rd या 4th चाइल्ड को डेटा देना है ऐप से। तो मैंने कहा था कैसे दूं तला, आप लोगों ने कहा था सर पहले इसको डेटा पास करें, फिर इसको पास करें, फिर इसको। डेटा कितनी जगह से गया? 4 जगह से जाके डेटा उसको मिला है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलती है 4 जगह क्यों जा रहा है भाई ये डेटा? जिसका डेटा है उसको मिलना चाहिए। बिलफर्ज तलहा का मोबाइल है, मैंने ऑन किया, उठा के इसको दिया, सागर दे। सागर 10 लोगों से घूमते हुए उस तक जाए। इससे अच्छा नहीं है मैं डायरेक्ट दे दूं, बीच में ऐसा कोई बंदा हो जिसको पास करूं वो चीज उस तक पहुंच जाए। ऐसा ही है, अगर सोचो शादी में भी ऐसा ही काम होता। शादियों में होता ना, वेटर वहां से खड़ा हो जाता, लाइन से टेबल लगे होते, वेटर खुद हर टेबल पे आके एपीआई खुद ना दे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई ना दे, वो एक टेबल पे देता, बोलता अगले टेबल में पास कर देना। वो एक टेबल वाला दूसरे को पास करता, दूसरे टेबल वाला तीसरे को पास करता, ये चक्कर होता ना। और जब लास्ट टेबल तक पहुंचता तो खाली थाल होता। यही काम डेटा के साथ भी होगा जब डेटा इस तरीके से। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहता है भाई सारा डेटा एक जगह रखो। अब जिसका डेटा होगा ऐप बोलेगी ना, ऐप यानी कि टीचर जिसको बोलेगा, तो ऐप जिसको बोलेगी डेटा दो, उसका डेटा उसको मिल जाएगा। खत्म बात। इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे होते हैं। ये एक डेटाबेस है भाई, ये हम डेटाबेस अपनी बना रहे होते हैं डेटाबेस के। भाई ये इस काम आएगी। इमरान आप लेट हो गए आज, बाइक गुम हो गई थी, फिर मिल गई? मिली नहीं, कहाँ गुम गई थी? वो ट्रैफिक वाले उठा के ले गए होंगे, दुकान वाला ले गया, फिर? अरे भाई अच्छा, एक मिनट में आपकी अटेंडेंस यहाँ लगा दूं। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? मैं बताता हूँ, मुझे ये इसने बोला तो मुझे एक बात याद आ गई। मेरे कज़न के साथ ऐसा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। मेरा एक कज़न है, वो टिकट होने दो, वो टिकट बुक करवाने जा रहा था रेलवे स्टेशन। तो अब उसके अब्बू ने कहा टिकट, उसको बाइक चलानी थी लेकिन उसकी बाइक उसके अब्बू ले गए थे। तो उसने अपने अब्बू से कहा मुझे बाइक चाहिए। तो वो मन दोस्त से कहा यार मुझे बाइक चाहिए थोड़ी देर, तो मैं जो है वो रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ टिकट बुक कराने। तो उसने कहा बाहर खड़ी ले जा। उसने कहा चाबी, उसने कहा डायरेक्ट है। अच्छा ठीक है, बाइक पे बैठा, चला गया। बाइक पे बैठा, जाके वहाँ बाइक लगाई, टिकट वगैरह जो काम कराना था टिकट वगैरह कराया, घर आया, बाइक लाके उसके गेट के बाहर खड़ी कर दी। उसको कहा बाइक ले आया, बोला ठीक है चला जा, चला गया। शाम को वो बंदा आता है, गेट बजाता है, ठक ठक ठक, क्या हुआ यार मेरी बाइक किधर है? बोला वो खड़ी है तेरे घर। ये मेरी बाइक थोड़ी है, ये मेरी बाइक नहीं है। मतलब यार ये मेरी बाइक नहीं है, तुम तो जो बाइक लेके गए थे वो दूसरी थी, ये थोड़ी है। बाइक पे बैठे वो दोनों वापस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ वो बंदा ढूंढ रहा अपनी बाइक।
ये किसी और की बाइक उसी की बाइक के साथ खड़ी थी, वो भी डायरेक्ट थी, उस पर बैठे और बाइक लेके घर आ गया। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। जब मैंने सुना ना तो इसकी बात से मुझे वही याद आ गया, कहता दुकानदार ने लोगों की बाइकें डायरेक्ट होती हैं। कराची है बाइक अपना मिल लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट, अब हम ये वाला काम करें। इमरान आपकी अटेंडेंस लगा दी, औहद की भी लगा दी है ना? बहुत प्रोसेस तो चलो जल्दी मना हो जाए। तो तुम लास्ट क्लास में थे? ये तो नवीद की लगा दी, औहद की लगा दी। इमरान की अटेंडेंस लगा दी है मैंने। हाँ तो हो जाए भाई। हाँ ठीक है, चलो भाई। अच्छा भाई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ये पूछ रहा था। ये बेटा थ्योरेटिकली बात बताऊं तो यही है, और फिर प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखा दिया। एक डेटा आपको जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर लो भाई, प्रॉप्स के थ्रू ना ही पास करो। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ कि ये वाला कंटेंट जो हमने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? क्यों नहीं की? लाइट ना होने की वजह से? कहाँ पर? हाँ भाई तलहा, आपने क्यों नहीं की प्रैक्टिस? हमजा प्रैक्टिस की? ठीक है। शारे क्यों नहीं की? अमान वारसी साहब मिलोगी कहाँ याद? बहुत क्लियर है यहाँ तक? प्रैक्टिस की है? अनस ठीक है। वकास फर्क? हाँ भाई बेटा, ये काम निपटाओ, आगे जाते जाएंगे, ये काम बढ़ता जाएगा। देखते जाओ, क्लासेस तो नहीं रुक रही हैं, हम काम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू रखा है हमने। आस्ता आस्ता चीज़ें, आज पोस्ट का मेथड भी पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ें और पढ़ लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगले उससे तो नोड जेएस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बता के। जी क्या तकरीबन एंड है यार, बस 2-4 में काम बाकी हैं जो ऑथेंटिकेशन के हवाले से वो करवाने हैं। उसके बाद फिर बैकएंड की तरफ चले जाएंगे। फिर अब जाहिर सी बात है, उसमें जाके अब मैं ये दोबारा चीज़ें तो नहीं रिपीट करूंगा बैकएंड में, इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टाइम जो चीज़ चल रही है उसको क्लियर कर लो। प्रोजेक्ट ये था भाई, सागर आप भी यहाँ से देखें, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो ये था। वालेकुम सलाम। एनपीएम स्टार्ट करता हूँ और ये मुझसे कुछ चीज़ मांगेगा। थैंक यू भाई। ये क्या मांग रहा है मुझसे? इंटर लॉगिन, और मैं आता हूँ यहाँ और API/GitHub यूजर, यहाँ पर आता हूँ मैं, ये नाम कॉपी करता हूँ। ये देखो, इस बंदे का नाम कॉपी किया मैंने, और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सॉरी इसको यहाँ रन करता हूँ। नाम कॉपी किया, आईडी पास की 1, नाम कॉपी किया और आईडी पास की 1। ये बंदे का डेटा प्रिंट हो गया। ये कहाँ से आ रहा है डेटा भाई? मैं ये चीज़ और उसका आईडी नंबर, ये 2 चीज़ें मैच करवा रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ किसी का भी डेटा उठा लो, ये एपीआई से मैं किसी का भी, देखो इस बंदे का डेटा उठाता हूँ। आईडी नंबर क्या है इसका? 19, ठीक है, आईडी नंबर 19 है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ। यार ये जो 2 बार तंग कर रहा है ना, वो स्ट्रिक्ट मोड मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस बंदे का डेटा क्या हो गया मेरे पास, प्रिंट होकर आ गया। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ये लास्ट टाइम हमने काम देखा था। इसमें किया क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं भाई। मैं सिंपल लेकर आता हूं आपके सामने। प्रोडक्ट्स एक कंपोनेंट है मेरे पास प्रोडक्ट का। इस कंपोनेंट ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, उसको कैंसिल करता हूँ जी, अभी पोस्ट पढ़ा हूँ। अब यहाँ आता हूँ, प्रोडक्ट्स पर आ जाता हूँ, और प्रोडक्ट में हुआ हुआ क्या है इस चीज को समझना है। रिएक्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट को लाया हूँ। ये यूज स्टेट में एक डेटा लेकर आया हूँ, यूज इफेक्ट में कोई चीज चल रही है। यूज इफेक्ट में क्या हो रहा है, कुछ है, वो क्या है, जैसे ही ऐप चलेगी तो यहां पर ये डेटा आएगा। ये यूआरएल है। ये यूआरएल कौन सा है भाई? ये वही एपीआई वाला यूआरएल है। ये चलेगा। फिर क्या करना है, मैंने कहा axios.get, इससे गेट करो। क्या गेट करना है? ये वाला यूआरएल दे दिया। आगे है डॉट, देन RSP पास कर दिया, रिस्पॉन्स। हालांकि इसमें क्या पास करना होता है, कॉल बैक फंक्शन, तो मैंने कॉल बैक फंक्शन ही पास किया। RESP यहां पास कर दिया और कॉल बैक फंक्शन ये नीचे बना दिया।
अलग से पूरा एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, ये रहा, इस फंक्शन के अंदर मैंने आइटम, अब जो चीज पास करता हूँ आपको पता है वो सीधा होता है, उसके अंदर डॉट लगा के डेटा वाले फोल्डर में हमें हमारा डेटा मिलता है। उसमें आपने देखा है जब मैं कॉल करता हूँ एपीआई को तो हेडर्स भी मिलता है, डेटा भी मिलता है और दो चार और चीजें उसके साथ हमें नजर आती हैं। तो हमने क्या चीज टारगेट करनी थी, डेटा। जब डेटा को टारगेट करूंगा तो डेटा किस फॉर्म में होगा, एरे की फॉर्म में होगा। डेटा किस फॉर्म में होगा, एरे, और एरे के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। मैंने यहाँ पर जस्ट यही कहा, सेट डेटा को मैंने किसके बराबर सेट कर दिया, आइटम डॉट डेटा। सेट डेटा क्या है, ये एक वेरिएबल है जो कि मैंने यूज स्टेट के थ्रू बनाया है कि भाई जब इस पे क्लिक होगा तो सेट डेटा के बराबर कर देना इसको रिस्पॉन्स में, ठीक है। और एरर में मैंने सिंपल यहाँ 404 लिखवा के एरर प्रिंट करवा दिया। अब लॉगिन में प्रॉम्प्ट के थ्रू दो वैल्यूज दिए, जिस बंदे का नाम, लॉगिन और आईडी, ये लॉगिन और आईडी क्या है, वो ये रही, यहाँ से इनकी आईडीज ली थी हमने, जैसे इस बंदे की लॉगिन और आईडी ले लूँ मैं, वो प्रिंट कराऊंगा। फिर मैंने कहा यूजर फाउंड नाम का एक बंदा बनाया था, यूजर फाउंड। मैंने इस बार मैप मेथड नहीं चलाया है या नहीं, हाँ जाहिर सी बात है, काम ही अलग है भाई, जो जिस चीज का काम है वो ढूंढना है। मुझे एक यूजर, पहले होता मैप मेथड का काम है हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन चला दो, हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन चला दो जो मैप में डिसाइड किया गया है। मतलब अगर लिखूं मैप फंक्शन बनाऊं, उसमें लिखूं इंडेक्स और कुछ भी लिखूं और इंडेक्स +2 कर दूं, उसकी हर आइटम के अंदर 2 ऐड होता जाएगा, 2 ऐड होगा, जितने आइटम, अगर स्ट्रिंग होगा तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा और अगर नंबर होगा तो 2 ऐड हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ। तो यही काम था यहाँ पर। तो मुझे चाहिए था, मैं चाह रहा था कि मैं यूजर को लॉगिन करूं, आईडी दूं और पासवर्ड दूं, या बिलफर्ज आईडी और लॉगिन दूं। मैंने आईडी और लॉगिन दिया, लॉगिन और आईडी दो, तो जैसे यूजर मैच कर जाए वो शो हो। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर फाउंड नाम का, ताकि इसी को मैंने क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है। अब इसमें क्या किया मैंने, डेटा, ये डेटा कौन सा है, ये वाला, ये एरे वाला, इसको मैंने यहाँ एरे लिखा। आपको पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं एरे नहीं लिखता तो डॉट के बाद मेरे पास फाइंड, मैप, फिल्टर, ये सारे मेथड शो नहीं होते। मैंने डॉट लगा के फाइंड लगाया और ऑब्जेक्ट का एरो फंक्शन था, ऑब्जेक्ट पास किया नाम लिख के। उसके अंदर ऑब्जेक्ट मैंने क्यों पास किया, क्योंकि मैंने कहा ऊपर ऑब्जेक्ट से हम डेटा ले रहे हैं तो इसलिए ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन कर दिया, मतलब लॉगिन में सेट करने, इज इक्वल टू ये किया, लॉगिन के बराबर होना चाहिए ये। एंड अगली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी बराबर ये। अब ये चीज रिटर्न में 2 ही चीजें देगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब जब यूजर में अब आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, उसके हवाले से। तो मैं यहां पर आया, मैंने कहा यूजर फाउंड। अब ये यूजर फाउंड कौन सा, ये वाला। मैंने कहा ये जो यूजर फाउंड है, अगर ये क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क के बाद 2 चीजें लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट ट्रू के लिए, दूसरा फॉल्स के लिए। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। ट्रू के लिए मैंने ये पूरा कार्ड प्रिंट करवाया है, ये पूरा कार्ड है ना, ये ट्रू के लिए प्रिंट करवाया है। इस कार्ड के अंदर क्या क्या है, एक कार्ड है, सबसे पहले कार्ड के अंदर इमेज आनी चाहिए। इमेज की सोर्स की जगह क्या पड़ा है, यूजर फाउंड डॉट एवाटार। जो यूजर मैच कर गया, मतलब जो यूजर आपको मिल गया, उसकी एवाटार इमेज ले लो। अवतार इमेज कहां से आई है, ये रही एवाटार यूआरएल, यहां से उठाई, ये आ गया। फिर नीचे मैंने कार्ड बनाया, बॉडी दी, कार्ड का टाइटल यूजर लॉगिन फाउंड के नाम से दिया। फिर नीचे ये भी मैंने नोड आईडी पास करवा दी थी, यहाँ पे ये हो गया, ये सब शो करवाया। अब इसके बाद जैसे ये चीजें आ गई, नोड आईडी, और यहाँ पर जस्ट एक आईडी नंबर दिया, बटन के फॉर्म में या एंकर के फॉर्म में बना हुआ आ गया, ये कार्ड बना के छोड़ दिया। और अगर ये ना हो तो H1 में क्या लिखा हुआ आ जाए, इनवैलिड। तो अभी इसी चीज को हमने चेक किया, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा इसको तो मुझसे वैल्यू मांगेगा इनवैलिड, क्योंकि वैल्यू क्या है, इसमें से कुछ होनी चाहिए, इसमें से कोई भी डेटा होगा तो वो चीज चल जाएगी स्ट्रिक्ट मोड। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारे पास टोटल रिवीजन था कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये काम प्रिंट करा था। अच्छा अभी कौन कौन बच्चे आए हैं भाई, मुझे बता दो। तौसीफ अभी आया,
ठीक है, और तो कोई नहीं आया, बाकी सबकी अटेंडेंस लग गई है। आरफा अभी आई है। आरफा आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। ऐशान भी आ गया, अच्छा हाँ, ऐशान बोल भी नहीं रहा। आरफा आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, उससे लास्ट में भी एब्सेंट थी, 2 क्लासेस से एब्सेंट थे, क्यों? सर का क्या कसूर? आप एब्सेंट थे, मैं थोड़ी एब्सेंट था, मैं आया था नहीं आया था? मैं नहीं आया था क्लास में। तू तो बहुत झूठा आदमी है। हाँ भाई, क्या सही है, सबसे इजी बहाना ये। तो एटलीस्ट आपने मैसेज पास करना था। मैंने कहा था देखो जिनकी लीव लगी हुई है ना, ये एटलीस्ट मैं आगे बता सकता हूँ कोई रीज़न। ये रेड जो है ना, उनका क्या बोलूँ मैं। और ये कौन है ये? और आपकी दोस्त है तो पढ़ना ही नहीं है मेरा ख्याल है। लास्ट टाइम वो आई थी, लास्ट क्लास में नहीं ना, लास्ट से लास्ट क्लास में आई थी आपकी दोस्त। अच्छा चलो यहाँ आते हैं। अब हम ये तो देख लिया सिंपल हमने। एक मेथड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा गेट गिट पोस्ट का, एक्सियोस डॉट पोस्ट वाला मेथड। अब इस सब को मैं छोड़ता हूँ यहाँ, सेफ इधर आ जाता हूँ, बंद करता हूँ इसको और ऐप में आता हूँ, क्योंकि हम जीरो से ये काम करना सीखेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। ऐप में प्रोडक्ट है, खाली प्रोडक्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर आऊँगा, ऐप रीलोड की, देखो खाली है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख के चेक कर लेता ऐप वर्किंग कर रही है या नहीं। ऐप इज वर्किंग, क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं है? जबरदस्त, ये तो हमें पता चल गया हमारी ऐप प्रॉपर काम कर रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सियोस डॉट पोस्ट का मेथड। देखो पोस्ट मेथड मैंने कहा स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया, कहाँ लगे हुए सागर साहब, कहाँ लगे हुए? मोबाइल जेब में। हाँ भाई इधर फोकस, यहाँ यहाँ पर जब मैं आया तो एक्सियोस का हमने अभी मेथड यूज करना है पोस्ट के लिए। कौन सा मेथड यूज करना है? पोस्ट के लिए, मतलब डेटा आगे सेंड करवाना है, किसी एपीआई में सेंड करवाना है। हम आते हैं सेंड करवाते हैं, हर एपीआई में सेंड भी नहीं होगा, हर एक को डेटा सेंड भी नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट यूआरएल बराबर है, एक यूआरएल चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, यूआरएल तो मेरे पास था प्रोडक्ट वाले में, मैं यही यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये यूआरएल में यहाँ कॉपी करके बेटा खामोश हो जाओ, यहाँ फोकस करो, बंद कर दो इसको छोड़ दो पीसी को। अब यहाँ आने के बाद लेट यूआरएल तो आ गया मेरे पास। अब इस यूआरएल के थ्रू मैंने काम करना है, बोलता हूँ एक्सियोस डॉट गेट था पहले, अब चलेगा पोस्ट। पोस्ट का मेथड भी वैसे ही चलेगा जैसे गेट का चलता है, और उसके साथ क्या होता है देखो, डॉट देन में कुछ आएगा, फिर डॉट कैच में कुछ आएगा, खत्म। यही काम उसने भी करना है, यही काम इसने भी करना है। कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, एक चीज का फर्क आएगा, यहां पर आना है यूआरएल, वहां पे भी यूआरएल था, लेकिन यहां यूआरएल के साथ एक और चीज आनी है, वो आना है कि आपने क्या चीज आगे भेजनी है। क्या बात समझ आ रही? कि आपने क्या चीज आगे भेजनी। जो ज्यादातर हम भेजते हैं आगे डेटा, वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहां आता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट डेटा बराबर है यहां। अब ये एक डेटा तैयार करूंगा मैं, क्या चीज से रेडी करने लगा हूं? एक डेटा। अब ये डेटा जो है ना, ये वैल्यूज यहां से एक्सेप्ट करेगा। ये वो डेटा होगा जो वैल्यू आगे सेंड की जा रही है यूआरएल के थ्रू, और यहां पे भी पास कर देता हूं डेटा। अब इस डेटा में होगा क्या? इस डेटा के अंदर वैल्यू होगी, कोई वैल्यू बिलफर्ड में दे देता हूं, नेम दे देता हूं, ठीक है, कॉमा लगा के एज दे देता हूं, ठीक है, ऐसे कुछ भी। तो मल्टीपल चीजें मैंने यहाँ पर पास कर दी। आप 1 पास करो, 2 पास करो, 10 पास करो, जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पर पास करोगे वो यहाँ पर चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा ये नंबर है तो आप उसको नंबर पास कर दो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन लगानी, कैलकुलेशन यूज नहीं होगी, स्ट्रिंग चाहिए तो फिर स्ट्रिंग पास करो, वो आपकी मर्जी। अब ये यूआरएल तो यही है, इस पर गेट पोस्ट मेथड चलेगा कि भाई पोस्ट करो।
कहां पे भेजना है, यहां पे भेजना है। क्या भेजना है, ये भेजना है। अब चेक करने के लिए कि भाई रिस्पांस गया है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस के लिए मैं यहां पर आता हूं, एक कॉल बैक फंक्शन चलाऊंगा। ये इस कॉल बैक फंक्शन में कुछ नहीं, मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा कि जो भी रिस्पांस आया वो मुझे बता दो। और यहां पर एरर, तो एक कॉल बैक फंक्शन चला देता हूं एरर के नाम से, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर खत्म। बात समझ आई, क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट सेंड हो रहा है, एक्सियोस किस तरीके से काम कर रहा है, देन को इस तरह उठा के ले आओ, और एक यहीं से डॉट से ले आता हूँ और इसको भी ले आता हूँ नेक्स्ट लाइन में, सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ आता हूँ इंस्पेक्ट पे और देखते हैं हमें क्या एरर मिलता है। फेल्ड टू लोड रिसोर्सेज, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विथ एपीआई। क्या कर रहा है, ये एपीआई वाला एरर दे रहा है मुझे। ये जो एपीआई है ये डेटा कलेक्ट नहीं करी। वैसे यहाँ नेटवर्क में जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा नेटवर्क में भी कि ये डेटा जा रहा है मेरा या नहीं। यूजर का डेटा क्या क्या आ रहा है, ये यूजर जो लिखा आ रहा है ना, ये वही डेटा जो मैंने भेजा है। क्या आ रहा है, 404 एरर, नहीं जा पा रहा उस पेज पर। ठीक है, इसका मतलब वाला तो एक एपीआई वैसे मैंने निकाल के रखी हुई थी कीप गूगल पर, चेक टेस्टिंग के लिए मैंने कहा था एसईओ के चल जाए, वरना फिर यहाँ ना इंटरनेट प्रॉपरली चलता और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं ये एपीआई मेरे पास पड़ी, ये डेटा एक्सेप्ट कर रही थी। ठीक है, ऐसे मैंने काफ़ी सारी एपीआई पर ट्राई किया। खैर आगे जाके इस पर हम अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो जब सर्वर पे डेटा जाएगा हमें पता भी चलेगा सर्वर पे डेटा आया है, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। अभी जब मैं यहाँ से डेटा भेजता हूँ ना तो मुख्तलिफ काम है। क्या कह रहे हैं, जिसकी भी हमें पी ले चाय बोली थी, दे दें मुझे ही दे दें। दो बोली थी, एक मुझे दे दें एक अंदर ले जाए, पता नहीं अंदर पूछ लें वहाँ ऑफिस में। एपीआई पोस्ट की एपीआई अलग होती है और गेट की एपीआई अलग होती है। पोस्ट की एपीआई पोस्ट की एपीआई नहीं 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 नहीं, देखो बात सुने, एक ही ये देखो दो चीजें, एक है आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है और एक है सर्वर से डेटा लेना है। फेसबुक को आपने जब आईडी बना रहे हो, लॉगिन करने साइन अप करोगे तो डेटा किसको दोगे, फेसबुक से, और डेटा चाहिए किससे लोगे वापस, फेसबुक से ही आप डेटा लोगे। तो एक ही एपीआई होगी फेसबुक की जिस पर आप डेटा भी दे भी रहे हो ले भी रहे हो। अभी हमारा ये जो एपीआई चल रही है यूजर वाली गिटअप, इससे हमारा कोई लेना देना है, बस उन्होंने एक एपीआई दी है कि यूजर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप ये एपीआई यूज कर लो, बस आप इस एपीआई में कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ आई बात, आप भेजोगे डेटा चला जाएगा। ठीक है, आगे से अगर उन्होंने रिस्पांस में बिल्कुल ऑफ किया हुआ तो डेटा जाएगा ही नहीं, आप यहाँ से सेंड ही नहीं कर सकते, वो 404 एरर देगा। और अगर किसी ने लगवाया कि रिक्वेस्ट आ जाए उनके पास, तो आप जब भेजोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा फॉरन ऐड नहीं होगा, आपके पास आएगा कि अगर वो डेटा एक्सेप्ट कर लेता तो ये एट अ टाइम। ठीक है, तो आगे हम जाके देखेंगे रिक्वेस्ट टाइम भी होगा, हम ये भी लगा सकते हैं एट अ टाइम 2 बार रिक्वेस्ट कर सके, 3 बार होता है फेसबुक या किसी चीज पर आप जाते हैं 4-5 बार पासवर्ड गलत लगाते हैं वो ब्लॉक कर देता है, टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है 24 घंटे 48 घंटे के लिए आपका अकाउंट। वो क्या होता है, रेंडरिंग भी पेज की चेक कर रहा होता है कि कितनी दफा पेज रेंडर हो रहा है। दूसरी चीज क्या चेक कर रहा होता है कि ऑथेंटिकेशन या आगे सर्वर को रिक्वेस्ट कितनी दफा पोस्ट की गई है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट भी चेक करता है। आते हैं हम चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अभी हमने ये लगाया था, मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, मैं ये वाली कमांड जो है यहाँ पर कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और सत्यानाश हो गया इसका तो कोड का। लेट मी चेक ऑन द कंसोल ऑब्जेक्ट, इसने मुझे क्या पास कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसमें क्या है बिलाल और ये सेव हो गया। अच्छा आईडी नंबर क्या मिला है, 11। क्या मिला है, आईडी नंबर 11। क्या मैंने कोई आईडी पास की थी, नहीं। अब जरा यहां आओ, 10 पहले से मौजूद है। अभी हमारा डेटा कहां गया है, आईडी नंबर
11 वहां पे। इसका मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट वहां पर जा चुकी है। ये चेक करने के लिए हम आएंगे वहीं पर अपने इस पर और नेटवर्क पर जाकर देखेंगे इसको रिफ्रेश करके कि पोस्ट पर यूजर का डेटा आ चुका है, ये रहा, हो गया सक्सेसफुल। अब ग्रीन कलर में आ रहा है। अब देखो ये स्टेटस कोड 201 एक्सेस कंट्रोल अलाउ, उस वाले पे क्या होना चाहिए था, फॉल्स। उसने अलाउ नहीं किया, हम डेटा सेंड नहीं। अच्छा ये उसके एपीआई में ऐड नहीं हुआ है डेटा, रिक्वेस्ट गई है। अगर वो आगे से एक्सेप्ट करता है, उसने एक्सेप्शन का मेथड लगाया हुआ है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर हम वहां से डेटा गेट भी कर सकेंगे। अभी ये उसके डेटा में गई हुई है, अगर डेटा में ऐड हो जाता तो रिफ्रेश करने पे डेटा यहाँ पर रियल टाइम 11 वाला डेटा ऐड होना चाहिए था। बात समझ आई, क्लियर हुई? हाँ नहीं ना, हाँ अगर वो एक्सेप्ट करता, यही है ना भाई, फेसबुक पे वन टाइम जब आप ऐड हो जाते हो तो टोटल यूजर में एक यूजर बढ़ गया। अब यूजर देखो, मैं अब लॉगिन में बाकी सबको देख सकता हूँ, खुद को नहीं देख सकता, अपना यूजर नहीं ऐड कर सकता। लेकिन जब सर्वर हमारा होगा, हम सर्वर बनाएंगे, उस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे और खुद दूसरी साइड से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन के बिहाफ पर, तो कंडीशन के बिहाफ पर हम जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, अब यूजर डेटा गेट भी कर सकता है। अब जब वो डेटा गेट करेगा तो ये डेटा हमारी डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बात समझ आई, क्लियर हो गई? तो ये था सिंपल पोस्ट का मेथड। पोस्ट के मेथड पे हाँ कर लो, चला लो, ये वाला कोड पुश करके देख लो। ये लो, मैं यहाँ इसको पॉज करता हूँ। सब फेस कर रहे हैं एक दो मसले, या कुछ ही बच्चे फेस कर रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम भी तौसीफ ने भी कहा था सर वो वैल्यू गेट नहीं होती इनपुट के थ्रू, एरर देता है, इनपुट के थ्रू कोई वैल्यू जा नहीं रही, कुछ भी एरर है। इनपुट से वैल्यू असल ये कि हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, वो नहीं चल रहा था। तो क्यों नहीं चल रहा था, बहरहाल पता नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा। अच्छा ये वाला काम भी जो है ये आप बटन पर ला सकते हो सिंपल, ठीक है। पोस्ट का मेथड असल में होता है कि इस पे बटन पर ही होता है, डेटा गेट करना या पोस्ट करना है। अब ये आप ये बना सकते हो, एक सिंपल 4 या 3 इनपुट बना सकते हो जो डेटा है। अब 2 किस्म के फॉर्म सामने रख दो, आप ऑन द स्पॉट 2 फॉर्म बना दो एक ही पेज पे, राइट और लेफ्ट पर 2 फॉर्म। एक को नाम दे दो साइन अप और एक को लॉगिन। लॉगिन वाले में क्या करो, ईमेल और पासवर्ड मांगे खाली, और आप ईमेल और पासवर्ड तो खैर होगा नहीं, बिल्कुल लॉगिन और आईडी मांग ले, और आईडी वाईडी या जो भी चीज़ें आप यहाँ से पास करना चाहते हो, बिल्कुल ये लॉगिन है और ये आईडी दे दो या ये पासवर्ड है उसका, नोड आईडी पासवर्ड है, ये कॉपी पेस्ट करो। जैसे लॉगिन पे ये कॉपी पेस्ट क्लिक करो, लॉगिन का फॉर्म जो इनपुट्स है वो गायब होकर उसकी जगह क्या आ जाए, उस बंदे की पिक्चर और उसका कार्ड आ जाए उसी जगह से, ये लॉगिन का हो गया। और पोस्ट वाले में जब आप ये डेटा फिल करके सेंड पे क्लिक करो, ये डेटा आप पोस्ट के नेटवर्क पे जाके देखो, आपके पास डेटा पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये काम आप लोग ट्राई के लिए कर लेना, क्योंकि ये काम हम करेंगे बाद में जाके जब अपना सर्वर क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ से लाइव आपके सामने हम पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो बोलेगा कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास, इनवैलिड यूजर पासवर्ड, क्योंकि एपीआई हम बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, सर्वर बना देंगे खाली बिल्कुल। तो पहला यूजर आएगा, वो नाम देगा, बाकी चीजें देगा, सेंड करेगा, उसी वक्त ऑन द स्पॉट सेंड किया, डेटा चला गया। उसी के साथ वाले फॉर्म पर हम जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा वहां से। बात समझ आई, क्लियर हुई? या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक मिनट आ रहा हूँ। तो ये हमने चीज देखनी है अभी, एक मिनट यहाँ से हुआ हूँ जरा सा। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, और हमने ये चीज़ देखनी थी, रिस्पॉन्स वगैरह देख लिया, ये बात समझ आ गई आपको। अब ये जो इशू आ रहा था इसको सॉल्व करवाते हैं हम। क्या हुआ? हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ एक बैच को, मॉर्निंग वाले को। क्या हुआ? मॉर्निंग जैसे आपको नहीं पढ़ा रहा था, सेम 2 दिन की क्लासेस, मेरी क्लासेस वैसे 2 दिन रखे हैं, वैसे ये बैच जितने भी है सब 3 दिन चलते हैं, लेकिन मैं बुक होता हूँ बाकी डेज, तो यहाँ सिर्फ 2 दिन दे सकता हूँ। तो वो भी मॉर्निंग का, वो भी मेरा कंफर्म इस वजह से नहीं है कि और कोई मॉर्निंग में मिल नहीं रहा, अगर मॉर्निंग का भी मिलेगा तो फिर वो भी मैं लीव ही करूँगा। तो मॉर्निंग में कोई मिला उसके लिए भी करेंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस हाँ क्या कह रहे हो? पढ़ा के यार बहुत बच्चे पढ़ाता हूँ, डेली बेसिस पे 200-250-300 बच्चे देखता हूँ, इतना मैं पढ़ा के तंग ही होगा। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप लोगों के पास अगर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? पहले तो
हम देखते हैं कि ऐप वाला काम तो देख लिया, ये वैल्यू कैसे गेट हो रही थी यूजर से इनपुट के थ्रू वैल्यू, ऐसा ही है। तो हम लेकर आते हैं यूजर, एक हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इनपुट फील्ड। भाई जितना हो सकता है इस लास्ट वाले काम को प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस के साथ टॉपिक के साथ रिएक्ट का लास्ट डे है, उसके बाद उससे अगला वीक प्रोजेक्ट का डे है, ठीक है। उससे अगले 2 क्लासेस जो है वो प्रोजेक्ट की हैं, यानी कि रिएक्ट का फ्रंट एंड पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हमें दिया हुआ है। यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट का डे है। तो तब तक भाई जितना भी हो सकता है आप लोगों से आप लोग उसको क्लियर करें। ये हमने पूरा करिकुलम बना हुआ है रिएक्ट पे, ये देख लो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बस 2-4 चीज़ें जो बाकी कॉन्टेक्स्ट है, एक्सियोस करवा दिया मैंने आपको, पोस्ट रिक्वेस्ट आज पढ़ाई है, यूज रेफ पढ़ाना है, बस यूज रेफ पढ़ाना है। यूज रेफ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फटाफट से पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिवीजन की क्लास है, रिवीजन वाली क्लास के अंदर वही होगा कि मैं आपको प्रॉप्स भी यूज़ करके दिखाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी, वो सारा फॉर्म ऑथेंटिकेशन में हो जाएगा। क्या दिया हुआ है अब, क्रिएट अ चैट ऐप, फायरबेस की उन्होंने एपीआई का बोला, कोई भी एपीआई वो तो मैं आपको दे दूंगा। मैसेजिंग साइन इन होना चाहिए, ऐड होने चाहिए फ्रेंड्स, ये सारा काम करना है, ठीक है। फिर ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारा पर टू डू लिस्ट का। तो ये काम हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर फाइनल करना है। 2 वीक है हमारे पास काम। टॉपिक आप देख लो ऊपर से लेके नीचे तक सारे टॉपिक खत्म है, असाइनमेंट शुरू हो गए, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट है। तो भाई उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है आपके पास। और मसला ये है सबसे बड़ा कि रिएक्ट फाइनल करके रिएक्ट का रिजल्ट सबमिट करवाना है मैंने। अब ये रूल है यहाँ पे कि अब हर टॉपिक के एंड पे जमा करवाना है। सुफा में भी अब इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हो गया कि टीचर ने ये करना है, यहाँ तक वाइंड अप करके ख़त्म। अब जो बच्चे ने सबमिट करा दिया ओके, जिसने नहीं कराया वो गया। 2 वीक आपके पास लास्ट है, 2 वीक है ना बेटा, 2 वीक्स हैं। पुराने तो आपने किए हुए होंगे, क्यों नहीं किए बेटा, कर रहे थे ना आप पुराने। अब इतना ज़्यादा तो मैं क्या करूँ, बात करो फिर उनसे जाके। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, हमने एक इनपुट फील्ड ले ली, ठीक है, और इस इनपुट फील्ड को दे देता हूँ एक आईडी, ठीक है, आईडी दे देता हूँ इनपुट, जस्ट आईडी। और यहाँ एक बटन भी चाहिए होगा, अभी फिलहाल एक लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बढ़ाएं। बटन, और इस बटन पर आने के बाद मैं बोल देता हूँ सबमिट। इस पर चलाऊंगा ऑन, क्लिक पर एक फंक्शन, बस ठीक है, मैंने फंक नाम का ही दे दिया तो यही चला लेते हैं। ये जो फंक नाम का फंक्शन चलेगा, एक फंक्शन बनेगा फंक नेम से, और इसके अंदर होगा क्या कि ये वैल्यू गेट करेगा। क्या करेगा, वैल्यू गेट। पहला काम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के थ्रू इसने एलिमेंट गेट करना है। आईडी क्या है इसकी, इनपुट आईडी है, और डॉट वैल्यू, डॉट, एक मिनट, डॉट, हाँ बताऊंगा बेटा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। पहला काम तो ये होगा कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट वैल्यू गेट कर ली। अब इनपुट की वैल्यू तो आ जाएगी, इसको मुझे शो भी करवाना है। एक H1 हेडिंग बना लेता हूँ जहाँ ये शो कराऊंगा, और मैं कर देता हूँ आईडी बराबर है शो के, या रिजल्ट बोल देता हूँ भाई, चलो शो, आईडी शो है, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे इस चीज़ को लेट रिजल्ट बराबर है इसके देना पड़ेगा, सही है। उसके बाद में कर देता हूँ, इससे पहले इस H1 से भी पहले वाला काम ये करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर देता हूँ रिजल्ट को प्रिंट। क्लियर है यहाँ, ठीक है। आते हैं यहाँ पर रिएक्ट की ऐप पर, और इसको कैपिटलाइज किया, कंसोल पर आता हूँ, कुछ लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। डेटा गेट हो रहा है, डॉट वैल्यू से गेट हो रहा है, और यहाँ पर डेटा प्रिंट हो रहा है। अब इस डेटा को कहाँ प्रिंट कराना है, कहाँ प्रिंट कराना है, डॉम पे प्रिंट कराते हैं भाई। ये रही हेडिंग। देखो मैं आपको इशू भी बताता हूँ, आप लोगों का क्या इशू चल रहा है। जो आपका इशू आ रहा है वो भी नोट करेंगे, और जो हमने किया उसमें क्या इशू नहीं है वो भी देखता हूँ। मैं इशू वाला काम भी बताऊंगा जो आपका डॉट वैल्यू नहीं चल रहा था। एक मिनट अजान हो जाए। हाँ भाई,
ये है आईडी में शो करवाना है डॉम पे, इसको ज़रा डॉम पे प्रिंट कराते हैं। देख लो भाई, कंसोल था, कंसोल हटा दिया, मैं लेकर आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किस आईडी को चाहिए भाई? H1 नहीं, सॉरी, आईडी का नाम है शो, और डॉट इनर टेक्स्ट बराबर आ जाएगा किसके? रिजल्ट के। ठीक है भाई, और अगला काम भी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को भी मैं क्या कर देता हूँ? नल। इसकी वैल्यू खाली भी कर दूंगा ना क्लिक करने पर फौरन से। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हटाता हूँ। हाँ भाई, हो रहा है या नहीं? अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा? डॉम पे वैल्यू चल रही है, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी नहीं है, ये H1 एक्चुअल डॉम है, यूज स्टेट नीचे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक आप लोग नहीं समझे कि यूज स्टेट क्या करता है, अब तक नहीं समझे। इसका मतलब अगर आप इंटरव्यू, देखो एक बात बताता हूं मैं स्टार्ट से आपको, आज जब से रिएक्ट का काम स्टार्ट हुआ है, मैं कोड कम लिखता हूं और ज्यादा आपको बात खींच के बता रहा होता हूं। और फिर बहुत सारे बच्चे मैंने देखा थोड़े बोर हो रहे थे, यार कोड पे आओ सीधा। यकीन करें, आपके अच्छे से अच्छे कोडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर हाउस जा ही नहीं पाते। मैंने देखा बहुत सारे लड़के रह जाते हैं। वजह एंट्री बैरियर इंटरव्यू है। एंट्री बैरियर क्या है? और इंटरव्यू पहला टेक्निकल बाद में होगा, पहला आपका थ्योरेटिकल इंटरव्यू होगा, और वो आप पास ही नहीं कर पाते तो बस खत्म। वो आपसे ये नहीं पूछेगा मैप, आप बोलोगे मैप मेथड चलो, वो बोलेगा चाहिए ही नहीं भाई। जैसे मैं आपको सॉर्टिंग का बता चुका हूँ, सॉर्टिंग बताई थी ना मैंने भाई। सॉर्टिंग में आप लगाते हो सॉर्ट लिखते हो, डॉट सॉर्ट लिखते हो, चल जाता है। आप बोलते हो वो ये नहीं पूछते एरे में सॉर्टिंग कैसे चलती है, आप बोलोगे बहुत आसान है, एरे डॉट सॉर्ट लगा के ब्रैकेट। वो ये पूछेगा ही, वो पूछेगा सॉर्टिंग में हो क्या रहा है, ये जो सॉर्ट, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये बताओ मुझे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो ये नहीं पूछेगा यूज स्टेट में, अच्छा यूज स्टेट क्या लेता है, आप बोलोगे एक वेरिएबल लेता है, दूसरा फंक्शन लेता है, जो यूज स्टेट में आप वैल्यू पास करते हो वो चल जाने, बोलेगा इसको छोड़ो, वो जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है। वो मैंने आपको उस दिन फर्स्ट टाइम जब यूज स्टेट पढ़ाया था तो मैंने अलग से फंक्शन बना के बताया था कि भाई सर ये ऐसे काम करता है। एज अ पैरामीटर आप जो वैल्यू देते हो वो एज अ पैरामीटर पास होती है, वो रिटर्न में वही चीज़ वापस कर रहा होता है, तो उसी वेरिएबल की वैल्यू वही सेट हो जाती है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, ये चीज़ें असल में पूछी जाती। मसला ये, जब इंटरव्यू पास नहीं होता आप टेक्निकल भी नहीं दे पाते, आप फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मसला ये है कि आपने इंटरव्यू देना है। मैं खुद बता रहा हूँ कि यहाँ अभी हम सिर्फ यहाँ टीचिंग के लिए बात कर रहा हूँ। मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ ऐसे ऐसे बंदों के जो 4-5 साल से फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं फील्ड के अंदर इतना पुराना काम नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि मुझसे ज़्यादा उन्होंने कोडिंग की होगी, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, रह जाते हैं मुझसे। मैं बोलता हूँ नहीं यार ये काम का नहीं है बंदा। वजह क्या है? वो प्रैक्टिस में अच्छे हैं, कोडिंग दबा के आती है। मसला यही है थ्योरेटिकल क्लियर नहीं है भाई। जब थ्योरी क्लियर नहीं है ना, हम सब, मैं यही समझता था स्टार्ट में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो यार ये थ्योरी ही ज़रूरी है भाई। फर्स्ट स्टेप में आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। थ्योरी नहीं है आप कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। मैं एक बात बोलूं, मैं पूरी क्लास खींच सकता हूँ यूज स्टेट पे। किस पे? यूज स्टेट पे। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई बच्चा आ जाए यहाँ पर, आप सब पढ़ कर आ जाए, 2 दिन देता हूँ, 2 दिन में तैयारी करके आ जाओ, यहाँ खड़े होकर 3 घंटे तक यूज स्टेट का लेक्चर दे दो, मान जाओ। नहीं दे सकते आप। 3 मिनट में 4-5 मिनट के अंदर यूज स्टेट पढ़ा के खत्म। हम यूज स्टेट पढ़ाने के बाद उसके 10 यूजेस बताते हैं, भाई ये देखो यहाँ यूज स्टेट है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें वेरिएबल है, एरे ऐसे एक्सटेंड होता है, ऑब्जेक्ट होगा तो ये होगा, इसमें वैल्यू ऐसे जाएगी, पुश करना है तो क्या करना है, मेथड्स लगाने तो क्या करना है, हजारों फैक्ट्स हैं वो बताने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको थ्योरी पर ध्यान देना है। इसलिए क्योंकि देखो कोड बहुत छोटा सा है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं बात समझ है। देखो बच्चों ने चलाया, सर हमारा डॉट वैल्यू नहीं चला। मसला ये है, मैं आता हूँ कोड में छेड़छाड़ी करके चला देता हूँ, आप बोलते चल गया, अब उस कोड को संभाल के रख लेते हो। मसला ये आपको समझ नहीं आती कि यूं क्यों ये क्यों चला है। अब मुझे बता दे कोई बच्चा ये वैल्यू अपडेट कैसे हो रही है, बता दे कोई वैल्यू ये क्यों अपडेट हो रहा है विदाउट यूज स्टेट। ये तो रिएक्ट है, दैट्स द पॉइंट। और इनर एचटीएमएल है, पक्की बात है, इनर टेक्स्ट है, और कोई भाई क्यों चल रहा है?
डॉम ही तो भाई, कुछ भी चेंज होता है तो डॉम रिफ्रेश हो जाता है, तो ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? दैट्स द पॉइंट कि भाई मसला ये है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि डॉम सिर्फ वेरिएबल को देखता है। बताओ मुझे यहां कोई वेरिएबल लिखा हुआ है जो वैल्यू h1 के अंदर आ रही है? अब जरा इस चीज को समझते हैं। डेटा लेट नेम बराबर है बिलाल के। अब जरा गौर से समझिएगा इसको। सॉरी बिलाल नहीं, क्या देना है? नेम। सेव किया, बिलाल आ रहा है, अब भी अपडेट हो रहा है। अब हो क्या रहा है पता है? अब बिलाल गायब हो रहा है, बिलाल वहां से हट रहा है, मूव कर रहा है। ये वाली बात अब आपको समझनी है। अब देखो जरा, मैं यहां आता हूं, नेम की जगह कर देता हूं नंबर, और यहां लिख देता हूं 1, और यहां कर देता हूं नेम प्लस नंबर इज इक्वल टू +1। प्लस इज इक्वल टू था, क्या था? प्लस इज इक्वल टू 1। रटा मारने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं वहां। प्लस इज इक्वल टू 1 और प्लस इज इक्वल टू 1, और ये नंबर तो मैंने यहां से दे दिया, सॉरी यहां से वैल्यू गेट करनी थी जो इसकी वैल्यू है। चलो खैर ऐसे ही लगा देता हूं। यहां ऑलरेडी 2 दे रहा है, ठीक है। यहां भी अगर मैं कुछ लिखता हूं ये वैल्यू गायब हो जाती है भाई। इसका मतलब ये वो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ये इसी को रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको रिमूव कर रहा है। मैं इसको नहीं चेंज कर सकता, इसको नहीं अपडेट करता। मैं बोलता नंबर ही दिखा रहा है। अब जो टेक्स्ट आ रहा है वो वेरिएबल में स्टोर नहीं है, वो वेरिएबल के डेटा में नहीं है। अगर मैं इस डेटा को, इस नंबर को अपडेट करवाना चाहता हूं तो इसको चेंज करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? इसको चेंज करवाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिजल्ट कर दिया ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मैं इसको ऐसे करता हूं, ये कर सकता हूं, ये बात गलत तो नहीं होगी? नंबर बराबर है इसके। अब जरा इस कोड को समझो, इस कोड को बड़े ध्यान से समझो कि मैंने कहा करना क्या है। आपने एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 1। जब ये फंक्शन कॉल होगा आपने रिजल्ट के अंदर इस इनपुट से वैल्यू लेनी है, ले ली। फिर क्या करना है? ये जो नंबर है इसको इस बराबर कर देना है रिजल्ट के, जो भी रिजल्ट में वैल्यू है, और देन नंबर को शो करवा देना है। यहां आता हूं, अब कुछ नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं आ रहा है अब वैल्यू, बाजों का एरर भी दे देता है। और कंसोल पे आ भाई, कंसोल पे आ, देखो अब ये वैल्यू नहीं है, चेंज हो रही है। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। यही काम हमने कंसोल में करके देखा था, अपडेट भी हो रही थी और ये भी। तो जो आप लोगों के पास इश्यू आ रहा है ना, वो वजह ये थी कि आप लोग इनपुट से वैल्यू लेते थे, एक वेरिएबल में स्टोर कराना था। क्यों? क्योंकि यूजर से मैच करवाना था, यूज स्टेटमेंट डेटा सेव कराने थे लॉगिन के। जब आप लाते थे चेंज होती थी वो वेरिएबल की वैल्यू। तो जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी डॉम फंक्शन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना, ये अभी अपडेट करवा देता हूं मैं। अपडेट होगी कैसे होगी? देखो ये लेट था ना, इसको लेट को हटा दो, कर दो कॉन्स्ट, इस नंबर को ऐसे करके कॉमा सेट नंबर, ये यहां पर ऐसे कर दो यूज स्टेट, और यहां इनिशियल वैल्यू जो पास करनी है 0 1 2 या स्ट्रिंग पास करना है, वो नंबर दिया है तो चलो 0 या 1 पास करा देता हूँ 0, और यहाँ यूज स्टेट आया है। अब यहाँ पर आता हूँ रिजल्ट के, ये नहीं, ये भी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेट नंबर, इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा रिजल्ट को। अब रिजल्ट में जो वैल्यू दूंगा यहाँ पर वो देखते हैं 1 2 3 4। अब यूज स्टेट का काम समझ आया? अब नहीं आया तो खिड़की खोलो कूद जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता कि भाई डॉम पे जब आप कोई काम करो आप वैल्यू अपडेट करो, कोई मसला नहीं है, वेरिएबल को मत छेड़ना। क्योंकि जब डॉम पे आप कोई वैल्यू अपडेट करवाते हो HTML की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्ट बोल जावा, क्योंकि वो कोड किसका देखता है? जावा स्क्रिप्ट का देख रहा है। रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट HTML थोड़ी है।
तो रिएक्ट कहता है भाई अगर HTML का कोई कोड अपडेट करना करते रहो, मुझे नहीं पता उसका कलर, ये काम तो मैंने कलर पे करवा के दिखाया था आपको। अब कलर अपडेट करना था, यूज स्टेट के थ्रू किया था, है या नहीं, क्योंकि वेरिएबल पास करवाया था। क्या पास करवाया था? वेरिएबल। तो जहां वेरिएबल का काम आएगा आपको ऐसे वैल्यू वहां पर देनी पड़ेगी अपडेट करवाने के लिए। समझ गए भाई? बात समझ आ गई? हाँ हाँ रिकॉर्ड हुआ है, इसको तसल्ली से देख लीजिएगा। ये जी हाँ, ये एरे में भी अभी पुश करेंगे हम। 2 सैंपल ले लें पहले, फिर उसी को यहाँ से गेट करेंगे, एरे में पुश कराएंगे, पूरा साइन इन में ऑब्जेक्ट पूरा ऐड करवाऊंगा जैसे एरे में करा था। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो आप एक काम करें, ये वाला काम यहाँ तक ऐसे फंक्शन के थ्रू करवा लें सब, जब तक हम नमाज पढ़ेंगे। ये वाला काम हर बच्चा रन कर ले। नॉर्मल बेटा दोनों तरह से चलाना है आपने, ये बात याद रखना। सिंपल टेक्स्ट वाला भी करो और नंबर वाला भी, ये दोनों काम करो, इस चीज की प्रैक्टिस करो 1 टाइम। चलो भाई आओ, नमाजी साथी आ जाओ, चलें नमाज पढ़ते हैं फिर आते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। हमने अभी जस्ट इतना काम देखा अब तक कि एक इनपुट है, ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपका टास्क ही अगला इसी इनपुट से वैल्यू लेने वाला है। एक इनपुट है, उससे मैंने भी इस तरीके से वैल्यू शो करवानी थी, जैसे मैंने शो करवाने के लिए ये लगाया फंक्शन, और इससे वैल्यू क्या हो गई मुझे यहाँ पर शो ऑफ करके मिल गई। ऐसे मैं वैल्यूज क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। और आपको ये भी पता चल गया कि यूज स्टेट का कहाँ काम पड़ेगा बेटा, यूज स्टेट का कहाँ काम पड़ेगा, कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है बच्चे क्या करते हैं, खाली जहाँ पर यूज स्टेट का काम नहीं है वहाँ पे भी सोच रहे होते हैं यूज स्टेट किस तरह लगेगा। भाई जहाँ वेरिएबल अपडेट हो रहा है बेटा, जहाँ वेरिएबल अपडेट हो रहा है वहाँ लगाओ। वेरिएबल कोई भी हो, आपको पता है वेरिएबल की बहुत टाइप्स हैं, डेटा भी एक और एरे भी एक वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीजें जहां पर चेंज हो रही हो वहां पर आपने करना यूज स्टेट। मैंने यूज स्टेट के आपको टाइप्स ऑफ यूज स्टेट वाले टॉपिक के अंदर ये पढ़ाया था, सारी पढ़ाई थी। ये ऑब्जेक्ट होता है ऐसे ऐसे, एरे वगैरह बताया था। अच्छा, अब इस चीज को तो हमने देख लिया ये किस तरीके से गेट कर रहा है। अब ये वैल्यू गेट करने का एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये है वैल्यू गेट करने का। क्या क्या कह रहे हो? हाँ ना, ये तो अभी मैं पूरा हटा दूंगा डेटा। ये तो एक तरीका बताया बेटा, ये वाला तरीका तो समझ आ गया सबको। ठीक है, मैं अब करता हूं इसको रिमूव यहां से। ठीक है, और मैं अब आता हूं यहां पर, इसको भी करता हूं रिमूव, इसको भी कर देता हूं फिलहाल के लिए रिमूव। अब कुछ ऐसा काम करते हैं कि भाई इनपुट के अंदर मैंने आपको कहा था ना एक और चीज पढ़ाऊंगा, वो क्या है, ऑन चेंज। मैं ये सबमिट भी हटा देता हूं। ठीक है, सबमिट भी हटा देता हूं, ये वाला फंक्शन भी फिलहाल हटा देता हूं। मैं चाहता हूं इस इनपुट में कुछ भी लिखूं। ये बड़ा स्लो चल रहा है भाई, सब क्या मैंने वैल्यू दी भी है कुछ? क्या हाँ, मैं इनपुट में कुछ भी लिखूं या नीचे आ जाए लिखा हुआ, सिंपल सा काम है। तो ये ऑन चेंज के मेथड से कैसे होता है वो देख लेते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वाला काम। उसके बाद अगली चीज हम समझेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मेथड। ठीक है, किसी इवेंट को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। ये वैसे जावास्क्रिप्ट का मेथड है, मैंने वहां शायद नहीं पढ़ाया, मिस कर दिया। चलो ऑन चेंज के साथ ये चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा भाई, तो ऑन चेंज में क्या होगा कि ये जो मेरे पास इनपुट है इसके अंदर ही जस्ट ये वैल्यू पास करनी है, ऑन चेंज। और ऑन चेंज में यहां पर मैं फंक्शन लिख भी सकता हूं या फंक्शन का नाम पास कर दूं। चेंज पर क्या होना चाहिए, मैं बोलता हूं हैंडल द चेंज, चेंज को हैंडल करो। आप मैनुअली देखोगे, जहां पर भी सर्च करोगे, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में देखो, किसी भी उसको देखो, डेवलपर को लिख रहा होगा हैंडल चेंज। ये जरूरी नहीं है आप लिखो, कुछ भी लिखो, समझ आ गई। ठीक है, मैंने कहा ना नंबर चेंज नंबर, आप ये रख दो बेशक कहाँ, एरे के अंदर यूज स्टेट के, तब भी चलेगा। लेकिन हर जगह क्या होता है, नंबर सेट नंबर, काउंटर सेट काउंटर, नेम सेट नेम, ताकि हमें इफ पता चले कि क्या हो रहा है। तो ऑन चेंज पे चेंज को हैंडल करवाना है, इसलिए नाम देते हैं हैंडल चेंज। वरना आप हटा दो, आप जो नाम दे दो वो फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, चल जाएगा।
अब ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये ऑन चेंज वाला, ये करता क्या है कि एक वैल्यू लेता है। क्या करता है? एक वैल्यू लेता है। इसके लिए सिंपल सा एक काम करूंगा, मैं इस नाम का एक फंक्शन कॉपी करता हूं। ये हो गया मेरे पास फंक्शन, और इस फंक्शन में एक ई पास कर देता हूं, वरना आप इवेंट लिख दो। ये मैं लिखता हूं ई डॉट कंसोल डॉट लॉग पर आता हूं, लिख देता हूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू पास करा दी मैंने, ठीक है। इस इवेंट में ई जब कॉल किया तो ये ई क्या है? पैरामीटर है, इस चेंज वाला पैरामीटर है। ये यहां से करेगा क्या कि वैल्यू लेगा इनपुट से और टारगेट डॉट वैल्यू, भाई जो वैल्यू आ रही है उसको टारगेट करके दे दो। सेव करता हूं, जरा यहां आता हूं, चेक करते हैं अगर हमारे कोड में कोई एरर होगा तो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। कंसोल पे चल भाई, वो देखो जरा, ऐसा लग रहा है ये तो, सॉरी मैं लिख ही कंसोल पे रहा हूं, ठीक है। ये देखो जरा, वहां देखो, हमने वहां कंसोल पे क्लिक कर दिया ना। अरे भाई बड़ा परेशान करती है ये, है ना। ठीक है भाई, यहाँ जो भी चीज लिख रहा हूं वो ऑन द स्पॉट यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज मुझे शो ऑफ हो रही है। बात समझ आई? क्लियर हुई? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस चेंज इवेंट हैंडलर को मैं, इस चीज को, ये जो इवेंट हैंडल हो रहा है इसको मैं बटन के थ्रू भी कर सकता हूं भाई। मैं क्या करूं, इसको किस पे ले जाऊं? एक बटन के थ्रू ले जाऊं। मैं एक सबमिट का बटन बना लेता हूं बिल्कुल। इसको हटाता हूं पहले H1 को जी। अब रिएक्ट में ऑन चेंज ज्यादा यूज करते हैं लोग, ठीक है। रिएक्ट में ऑन चेंज, और नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह ऑन चेंज की जगह यूज रेफ भी बताऊंगा कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, रेंडर वैल्यूज, जब भी रेंडर होगा वैल्यू दे देगा। अब जब भी कभी लिखूंगा तो रेंडरिंग शुरू हो जाएगी, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, नहीं, एक एंड चेंज का एक इवेंट बनेगा अगर चारों क्या वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट वगैरह से आ रही है, सेम जगह वैल्यू जानी और सेम जगह से आनी है, तो फिर तो एक ही बनेगा। अगर अलग अलग बना हुआ है तो फिर तो जाहिर सी बात है अलग अलग, तीनों वैल्यू भी अलग जगह से आ रही हैं, तीनों वैल्यू को जाना भी अलग जगह है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपने चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आता हूँ, बटन, एक बटन दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ सबमिट। और सबमिट पे क्या होगा कि भाई ऑन क्लिक पे चलेगा, ऑन चेंज नहीं चलेगा, हैंडल सबमिट। ये क्या करेगा? सबमिट को हैंडल कर देगा भाई। ये ऑन चेंज को हैंडल कर रहा था, ये क्या करेगा? सबमिट को हैंडल कर देगा। यहां आता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं और कर देता हूं हैंडल सबमिट। चलो भाई, अब यहां पर आते हैं। मैंने कहा कि भाई ये ऑन चेंज वाला जो फंक्शन है इसको लेके चलते हैं। ई और टारगेट वैल्यू दे रहा हूं भाई मैं ऑन चेंज पे। अच्छा, एक काम और है, मैंने ले लिया ई डॉट, अच्छा सॉरी, फॉर्म नहीं बनाया ना यार, पूरा फॉर्म तैयार करना पड़ेगा। चलो हम एक काम करते हैं, डबल इनपुट लेके फिर वैल्यू गेट करवा लेते हैं। पहले इसको हटा देता हूं मैं, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ यार। दो इनपुट बना लेता हूँ मैं, इनपुट JSX नहीं बनाया हुआ, JS बनाई हुई। एक और इनपुट ले लेता हूँ, इसको ID पास कर देता हूँ, ठीक है। ID पास करूँ, अब इसकी ID की फ़िलहाल खैर अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अब ऑन चेंज है डायरेक्ट। और यहाँ पर भी बनाऊँगा ऑन चेंज, और इसको भी करना है हैंडल चेंज। सेम फंक्शन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मुझे एक काम करना है, क्या? हाँ, ये एंड में स्लैश लगाना पड़ेगा, वरना मुझे ये एरर डिस्प्ले कराएगा। इसको यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। और एक चीज़ है, वो है मैं इन दोनों को नेम पास करूँ, ठीक है। डिफरेंट नेम दे देता हूँ भाई। मैं एक को नाम देता हूँ नेम, और दूसरे को नाम दे देता हूँ, यार एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देता हूँ।
एफ नेम एल और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ये दो नाम मैंने दे दिए। इन दोनों के थ्रू वैल्यू गेट करता हूँ और यहाँ आता हूँ, यही चीज़ इवेंट डॉट चेंज डॉट हैंडलर पर आ जाता हूँ। ज़रा इधर आके मैं इसका इनपुट का रिजल्ट देखता हूँ। ये देखो ज़रा, मैं जिस भी उस पर लिखता हूँ रिजल्ट में क्या होता है, इस वाले पे स्मॉल में लिख दिया, यहाँ आया स्मॉल पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ आया इसमें लिखा और यहाँ आया, ठीक है। नहीं 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 बार नहीं करा, देखो गौर से अभी आप 1 2 3 4 5 और ऐसे, ठीक है भाई। दोनों के लिए एक ही फंक्शन चल गया ऑन चेंज का। और देखो इसकी लाइनिंग कितनी छोटी सी है, एक लाइन के थ्रू फंक्शन से क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू गेट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या करता जा रहा हूं, वैल्यू गेट कर रहा हूं। इस वैल्यू को गेट किया अभी मैंने, तो एक काम करो फटाफट से खाली ये वाला काम बना दो। पहले दो ऑन चेंज साथ साथ मेरे लिखते जाओ, कोड लिख दो, सब बच्चे लिख दो, फटाफट से लिख दो मेरे साथ साथ। दो इनपुट बना लो ताकि जैसे ही कोड बढ़े तो ज्यादा मिस्टेक ना हो। ये बन गया, ये बना लो सेम टू सेम चीज, ये वाला कर लिया ना, बस ठीक है। सेम चीज आपने जस्ट साथ साथ मेरे लिखते जाओ। हाँ वेरिएबल एक डिक्लेयर करा दो और उसके अंदर आप वैल्यू ये स्टोर करा देंगे। आप पहले ये कर दो, एक पूरा ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर स्टोर कराऊंगा वैल्यू। सही है, वो भी ठीक है भाई। जल्दी से कर दें भाई, बस इतना कर दोगे भाई। एक इनपुट के ऊपर दूसरे इनपुट पर दोनों पे जब आप वैल्यू लिखो, सेम फंक्शन दोनों के लिए चल जाए। ऑन चेंज पे चला दो, ऑन चेंज, और कोशिश करो इधर देखो नाम देख लो, सेम रख लो, ताकि जब मेरा और आपका कोड चले ना तो मिस्टेक के चांसेस कम हो। जो नाम मैंने दिया वही दे दो, सेम टू सेम कोड। लिखना खुद है कोड, बस यहां से देख लो क्या तरीकेकार है और क्या नाम दिया हुआ है फंक्शन का। ये आईडी h1 बना के मैं इस h1 के थ्रू यही वाला काम करता हूँ। ये जो डेटा शो करवाना है वह h1 पे कराता हूँ। जैसे अभी हमने देखा है, ये यहाँ से ये हमारे पास डेटा था, इसी को मैं h1 के थ्रू रेंडर करवाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ h1 और यहाँ पर आईडी, इसका नाम हो जाएगा शो। अब इसके अंदर डेटा क्या होना चाहिए, शो होगा जो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और कंसोल पे हुआ है, ठीक है, कंसोल पे रहे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, शो, और डॉट इनर टेक्स्ट पर आ जाता हूँ और इनर टेक्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और चेक करता हूँ, ठीक है भाई। तो अब ये वाली वैल्यू विदाउट वेरिएबल मुझे जरूरत है। देखो अब तक स्टेट का काम ही नहीं है, मसला ये वेरिएबल में स्टोर नहीं करना, मैं तो लाइव सीधा h1 पे प्रिंट करा रहा हूँ। समझे बात, मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा h1 में प्रिंट करा रहा हूँ, h1 को कॉल करके। तो मैंने ऐसे कॉल कर लिया, सिंपल। पहला स्टेप तो ये कि अगर आपको इस तरीके से करवाना है, वेरिएबल में वही चीज स्टोर करवाओ जिसको आगे यूज करना है। जो चीज आगे यूज नहीं करनी उसको वेरिएबल में स्टोर करवा के वेरिएबल खामखा में क्यों बनाए जा रहे हो, समझे बात। अब एक बंदा है, उसने कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मैसेज लिखना है, एंटर मारना है, गया। अगर उसको वेरिएबल में स्टोर करवाना है, आगे सेंड करवाना है, तो ठीक है। क्या हुआ, सोर्स चेंज हो रहा है ना, सोर्स आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। और यूज स्टेट होगा, स्टेट चेंज हो रही है एक ही वेरिएबल की। ये तो हमने किया हुआ है, पता है कहाँ किया हुआ है, नहीं किया है। अब दिखाता हूं, अभी देखो जरा, यहां आकर देखो, इमेज है, उसकी सोर्स क्या है, इमेज चेंज होती है ना हर दफा लॉगिन पे। ये कहां से आ रहा है, अवतार से। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल हमारे पास चेंज हो रहा है। लेकिन ये यूज स्टेट में यूज किया हमने या नहीं किया,
ऊपर आओ, डेटा के थ्रू सारा आ रहा है। और ये डेटा कहाँ है? डेटा ये रहा, डेटा डॉट यूजर। तो डेटा अपडेट होता है, यूजर अपडेट होता है और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब मैं डायरेक्ट नहीं अपडेट कर सकता, ऐसा नहीं है एक बार क्लिक करूं ये यूआरएल, दूसरी बार क्लिक करूं दूसरा यूआरएल। नॉर्मली आप चूज वाली फाइल बना दो ना, चूज फाइल का ऑप्शन होता है ना, मैंने आपको सिखाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शन पे जाते थे, चूज करते थे फाइल और फाइल अपलोड कर देते थे आप, है या नहीं? पिक्चर अपलोड करते थे, ऑन द स्पॉट दिखाई देती थी। वो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करो, कैसे करोगे? रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट का यूज करोगे। विदाउट यूज स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर, एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर होगी तो फिर यूजर वैल्यू देगा स्टोर होगी, यूजर वैल्यू देगा स्टोर होगी। दूसरा तरीका है, वो है सीधा वहां जाके कर्ली ब्रेसेस में प्रॉम्प्ट लिख दो भाई। प्रॉम्प्ट में लिखेगा तो अगर लाइव लिख रहा है ना इनपुट में, फिर तो वैल्यू गेट होगी, फिर जाकर आगे सेंड की जाएगी, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉम्प्ट में पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉम्प्ट ने एक दफा आना है स्टार्ट होते साथ। असल में प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट ही वैल्यू है। अगर लिखा ना a बराबर है 10 के, ये और प्रॉम्प्ट एक जैसा है, क्योंकि ये कब चला? कोड रन होने से पहले ये वैल्यू अब पता चल गई है, तो वहां पे भी यही होता है। प्रॉम्प्ट कब चलता है? पहले ही चल जाता है, कोड से पहले वैल्यू ले लेता है यूजर से। लेकिन इनपुट ऐसा नहीं करता, इनपुट हर चीज ले लेता है और इनपुट स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होती है? खाली। अब जब चेंज होगी तो वेरिएबल चेंज होगा, तो यहाँ पर इनपुट के लिए प्रॉब्लम आती है। बेटा इनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करो। आपको मशवरा ये दूंगा, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, थोड़े से जाके यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, उसके हुक्स पढ़ो। इतने सवाल है, और लाइफ साइकिल दबा के रख लो भाई। लाइफ साइकिल का बहुत ज़रूरी काम है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों में 70% सवाल जो होते हैं उसके होते हैं लाइफ साइकिल के हवाले से होते हैं। वो कहते हैं भाई एक फंक्शन है, कोड दिखाएंगे, आप बोलोगे चल रहा है बेहतरीन, अब मुझे ये बताओ इसमें फंक्शन भी है, इसमें वेरिएबल भी है, यूज स्टेट भी है, यूज इफेक्ट भी है, ये भी है, ये भी है। जब इसको रन किया सब कुछ दिख रहा है, पहले क्या चला? सवाल होता है पहले कुछ क्या चला, दूसरे नंबर पे क्या चीज चली, तीसरे नंबर पे क्या चला, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट। तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे। कुछ यूजर ने इनपुट नहीं देना, तो उसके लिए लाइफ साइकिल पढ़ो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उसको थोड़ा सा हाँ अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे रिएक्ट में आपको नजर आएगा, वो बोलेगा अब ये वेबसाइट अपडेट नहीं होगी, भले अपडेट ना हो, लाइफ साइकिल वही रहेगी सारी जिंदगी। समझ आई बात? लाइफ साइकिल क्या रहेगी? वही रहेगी। तो लाइफ साइकिल आप वहीं से पढ़ो। अच्छा अब आगे आते हैं, हमने ये चीज देख ली, सबने ये काम कर लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा ये प्रिंट भी हो गया ना, लाइव चला लिया यहाँ पे ना, मैंने इधर कंसोल पे भी प्रिंट कराया, कंसोल से हटा देता हूँ। अब इस इवेंट हैंडलर को ले जाता हूं मैं एक फंक्शन के ऊपर। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, फंक्शन बनाऊं और क्या है, अरे भाई क्या था, सबमिट नहीं, अच्छा बटन ही नहीं बनाया। ये भी फंक्शन का नाम भी हटाओ। हाँ फॉर्म बना, क्या कर दूं? हाँ फॉर्म ही बना लेता हूँ मैं, फॉर्म पर और वो लगा देता हूँ फॉर्म, FORM। एक तो ये जो है ना फॉर्म में आने के बाद यहाँ ये करता हूँ, और जस्ट यहाँ पे पास करना है मुझे क्या, सब बटन। अभी जो मैंने एक्चुअल जो चीज पढ़ानी है वो है ऑन चेंज, बता दिया कैसे काम कर रहा है। अभी ऑन चेंज के साथ की चीज पढ़ानी है प्रिवेंट वाली, जैसे ये दिखा देता हूँ आपको, e.prevent डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट पे खुद ही दे देगा। ये चीज आपको समझानी है। ये क्या है, इसको जरा पढ़ते हैं और इसको आप समझो। डेफिनेशन एंड यूजेज, इसकी डेफिनेशन और यूजेज। द प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड कैंसिल द इवेंट इफ इट इज कैंसिलेबल। ठीक है, क्या करेगा ये, इवेंट को कैंसिल कर देगा अगर वो कैंसिल होने लायक है तो। मीनिंग दैट द डिफॉल्ट एक्शन दैट बिलोंग्स टू द इवेंट विल नॉट अकर, मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं चलेगा, डिफॉल्ट पे वो चीज नहीं चलेगी।
अब डिफॉल्ट पे क्या चीज नहीं चलेगी, एंकर टैग का काम क्या होता है, उस पे सिंगल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा। मैंने उसको कहा नहीं, उस पर जब राइट क्लिक किया जाए या बिल पर डबल क्लिक किया जाए तब चलेगा। डबल क्लिक लगा सकता है एंकर टैग पे, हाँ डीवी करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डबल क्लिक तो आपने लगाया है लेकिन ऑन क्लिक बंद नहीं हुआ, उस पर ऑन क्लिक बंद हुआ। आप डबल क्लिक करोगे तो चलेगा, लेकिन डबल क्लिक करते हुए जो पहला क्लिक होगा उस पर ही चल जाएगा, और दूसरा क्लिक लगने ही नहीं देगा आप, वो फर्स्ट क्लिक पे चल रहा है। वो बंदा बोलेगा भाई मैं कैसे मानूं डबल क्लिक, ये तो अभी फिलहाल चल रहा है, पहले एक काम करो ऑन क्लिक को बंद करो फिर डबल क्लिक पे चलाओ। अब क्या करें, अब यहाँ पे प्रॉब्लम, अब ये चीज सर रियल लाइफ में क्या करना है, क्लिक करने पे तो वो यूजर बोलता है चल जाए। रियल लाइफ में इसका यूज ये है, आप अक्सर जाते हो वेबसाइट्स के अंदर ब्लेंडर देखते हो, बहुत सारे लोग आपको वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, आप अक्सर वेबसाइट पे अपने फॉर्म फिल किए होंगे। कुछ वेबसाइट होती हैं जिनमें आपकी मेहनत का कबाड़ा हो जाता है, आपकी मेहनत का क्या हो जाता है, कबाड़ा। कैसे, एक बड़ा सा फॉर्म है, आपने लिखा फलाना ढिमकाना, ये कंडीशन चेक करनी होती है, उसमें बिल पर लिखा था एज 18 साल से ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करता, एज 17 साल आपने लिख दी, आपने सब कुछ लिख दिया, फील्ड तो खाली होगी, वो तो सिंपल है, HTML का फॉर्म खुद बता देता है आगे क्या लगा के रिक्वायर्ड लगा दो तो बोल देगा खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। आप सबमिट करते हो, उसने एकदम एरर दे दिया, आपकी एज 17 साल से कम है, 18 साल से ऊपर वाला अप्लाई करता है, आपने ओके किया, फॉर्म सारा क्लियर, फॉर्म क्या हो गया, ये असल में फॉर्म के लिए है भाई। फॉर्म का नेचर ऐसी है कि जब फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट लगता है तो जैसे ही क्लिक करो फॉर्म पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के, देखो जब आप फॉर्म से ऑन क्लिक पर कोई चीज सबमिट करते हो ना तो उस पर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट लो और उसके बाद उसकी वैल्यू इज इक्वल टू नल कर दो, ये फॉर्म पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप फॉर्म फिल करो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब ठीक है, एक बंदे ने फॉर्म सबमिट किया, उसका फॉर्म सबमिट हो गया, उसको अलर्ट आ गया ऊपर, लेकिन फॉर्म खाली हो जाना चाहिए, ये बात तो जबरदस्त। लेकिन एरर आया, अब भी क्या हो गया, खाली हो गया, इसको आप रोक नहीं सकते। अब ये क्यों नहीं रोक सकते आपने, क्योंकि ये खुद लगाया हुआ नहीं। अगर चलो मैंने लगाया हुआ होता इनपुट वाला काम मैंने खुद लगाया हुआ होता तो फिर तो बात समझ आती कि मैं बोलता भाई अगर एरर आए तो फिर इनपुट की फील्ड को क्लियर नहीं करना, तो मैं वो लगाता ही नहीं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये जो मैंने लगाया हुआ था ऊपर पहले खाली करने के लिए, बिल्कुल नहीं, इज इक्वल टू नल वैल्यूज करता था, ये लगाने की मुझे जरूरत होती। मैं बोलता भाई अगर एरर आ रहा है तो ये मत लगाता, खाली नहीं करना, वैल्यू मौजूद रहे। लेकिन जब एरर नहीं है तो उसको खाली कर दो, ये तो ठीक था अगर मैं एक इनपुट खुद बनाता। लेकिन जब मैं फॉर्म बनाऊंगा ना, अब उसमें मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट का काम होता है फॉर्म खाली कर दो, सबमिट कर देता है पेज को लोड, यानी कि कंपोनेंट को लोड कर देगा। अब जब कंपोनेंट रीलोड होगा फॉर्म क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये ब्लेंडर आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा, अब सारी मेहनत जाया हो गई, यह हो जाता है। अब उस मेहनत जाया ना होने की वजह से उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट का यूज करते हो। प्रिवेंट क्या कहता है कि भाई फॉर्म में अगर गलती है, एरर आया तो प्रिवेंट का डिफॉल्ट ऑन कर दो, मतलब सबमिट करने पे खाली नहीं होगा फॉर्म, अब फॉर्म नहीं खाली होगा। यानी कि एरर, अरे 17 पर एरर आ गया, अब वो समझ गया एज चेंज करो, वो जाएगा सिर्फ एज चेंज करेगा, 18 ओके करेगा, फॉर्म सबमिट। अब फॉर्म सबमिट हो गया तो क्या हो जाएंगे, इनपुट सारे खाली हो जाएंगे। बात समझ आ गई, प्रिवेंट का यूज समझ आ गया। अब देखो इसका यूज बहुत बड़ा है, लेकिन एक लाइन का कोड है खाली, एक ये छोटी सी लाइन लिखेंगे काम हो जाएगा। लेकिन मसला ये हमें इसका यूज केस पता होना चाहिए, इसका यूज केस बहुत है। एक बंदे ने इतना लंबा फॉर्म फिल किया, मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 6 के 7 साल पहले आईबी के हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फॉर्म फिल करने का मतलब वो अप्लाई करते हैं ना कमीशन की बेस पे, मैंने भी अप्लाई मारा था वैसे। अब हाँ यार, मेरा तो ये था कि मेरे कज़न वज़न सारे थे, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन मैं आगे गया ही नहीं। मेरे मामू लोगों ने मना कर दिया, यानी कि अब्बू लोगों ने, अब्बू ने कहा यार आगे अप्लाई नहीं करो, इसको छोड़ दो, कोई और जॉब ढूंढो। थोड़ी ख़तरनाक जॉब थी, उन दिनों मेरे कज़न को गोली लगी थी, इस वजह से मैं था भी इकलौता। अब्बू ने कहा छोड़ो इस काम को, कोई और काम धंधा ढूंढो, इसमें नहीं जाना। तो इस वजह से मैंने टेस्ट दे दिया था, टेस्ट क्लियर हो गया था, क्योंकि टेस्ट था आईटी की बेस पे और मेरा बचपन से आईटी के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं इजीली टेस्ट कवर कर लिया था मैंने। अब बाकी ये फिजिकल या मेडिकल होता तो पता चलता क्या था, लेकिन वो वाला टेस्ट दे के मैंने छोड़ दिया। अब वहाँ पर ये फॉर्म में ब्लेंडर हुआ था,
मेरा डोमिसाइल कहीं और का था और मैंने फॉर्म जाके फिल किया, सारी चीज़ें ओके की, प्रोविंस कोई और सिलेक्ट किया, डोमिसाइल कहीं और का था, लिखना था, लिख के ओके किया, उसने एरर दिया एकदम के ये प्रोविंस को ये डोमिसाइल मैच नहीं करता। बिलफर्ज केपी के सिलेक्ट किया और डोमिसाइल लिख दिया मलीर, ओके किया, उसने एरर दे दिया। एरर को जैसे ही ओके किया फॉर्म फिनिश हो गया, और वो कितना लंबा फॉर्म होता है। तो ये ब्लेंडर जब मैं यहाँ आया, ये सारी चीज़ें पढ़ी रिएक्ट में, तो मुझे याद है अच्छा ये ब्लेंडर तब का था। नहीं मैंने नहीं करवाया, वो खुद करेंगे। तो अब तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अपडेट है, लेकिन आप भी जब फॉर्म करोगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, किसके अंदर, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जब फॉर्म बनाओ तो उसके अंदर जो सबमिट बनाओ उसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दो, लेकिन हर जगह नहीं ऐड करना। पता चले एक यूजर सब कुछ लिख के सबमिट कर दे, उसका फिर भी डेटा वहाँ पड़ा हुआ है। सबमिट के बाद नहीं, एरर पे लगाना है। किस पे लगाना होता है, एरर पे। और बाद होता था, ये देखो यहाँ पर भी ये यही काम करके दिखाएगा, ये रहा, ये रहा, ये लो भाई, ये लिंक बना हुआ है W3 का, लिंक क्लिक नहीं हो रहा, क्यों, क्लिक फंक्शन इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया हुआ है। अगर मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को हटा देता हूँ, क्लिक करता हूँ और 1 मिनट इस वेबसाइट पे चला गया, देख रहे हो, सिर्फ इतना कि इसने क्लिक का काम छोड़ दिया। अब मैं इस पर ये कर सकता था ऑन डबल क्लिक पे कोई और फंक्शन चला सकता था मैं इस पर, डीबी क्लिक होता है ना, डीबी क्लिक पे मैं कोई और, बिल पर मैंने ये उठाया, इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ या नीचे पेस्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ, क्या होता है, डीबी क्लिक, और सी बड़ा लिखते हैं शायद, स्मॉल ही था, देख लेना यार जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन इवेंट हटा दे, तो अब तो मैं खाली कर दूंगा अलर्ट दे दो, ALERT अलर्ट। सबसे मुश्किल कोडिंग लगती है यहाँ पे लिखना, क्योंकि सजेशन ही नहीं देता। डन, ये लिखा, और ये अब मैंने कहा है कि डबल क्लिक करने पे ये इवेंट प्रिवेंट तो इसको काम ही नहीं करने देगा, सिंगल पे रन, सिंगल पे नहीं चला, डबल पे नहीं चला ना। 1 मिनट, डबल पे क्या है, अच्छा डबल पे मैंने सॉरी लिंक पे या किसी पेज पे नेविगेट तो कराया ही नहीं है ना, मसला ये वो अलर्ट चलाया मैंने, डबल पे अलर्ट चलना चाहिए, ऑन डबल क्लिक, 1 मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैन एक्टर इवेंट लिस्टनर। यार ये जो है ना डीबी क्लिक पता नहीं क्या है, ये देख लीजिएगा, CL होता है शायद, रन ऑन क्लिक डीबी, ऑन डीबी क्लिक, ऑन तो लिखते ही नहीं है ना ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर, तो ये तो ऑन डीबी है ना, मैं लिखता हूँ इन ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर में देख लेते हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर में आपने वो चीज़ पास करनी है, डीबी क्लिक, DBL क्लिक है, DBL क्लिक है भाई, ये रहा, ऑन DBL क्लिक नहीं, ऐड इवेंट लिस्टनर इसने दिया ही नहीं है, DBL क्लिक है भाई। अब ये टाइम फालतू गाया कर रहा है, चलो आगे चलते हैं भाई। DBL क्लिक है तो DBL क्लिक लगा देता हूँ मैं, अगर चल गया तो ठीक है, हाँ सही है भाई, ऑन DBL क्लिक था। ये देखो सिंगल वाले पे आप क्या है, ओह तो पेज ही रिफ्रेश हो गया, समझ गया ना बात, क्या हुआ, नहीं क्योंकि पेज रिफ्रेश हो चुका है ठीक है। तो ये प्रिवेंट वाले का बेसिक काम होता है। अभी प्रिवेंट हम देख लेंगे, हमारे पास भी आए, तो मैं एक बटन बना देता हूँ। इस बटन का काम क्या होगा, सबमिट। और मजे की बात, इस बटन का ऑन क्लिक यहाँ नहीं लिखूंगा, इसका ऑन क्लिक कहाँ लिखूंगा, फॉर्म पे। अच्छा फॉर्म पे होता है ऑन सबमिट होता है शायद, हाँ ऑन सबमिट चलता है, फॉर्म पे ऑन क्लिक नहीं, कि जब फॉर्म सबमिट हो तो ये बटन क्या होगा, ऑटो सबमिट से अटैच हो जाएगा। और इसमें एक और मजे की बात, बटन ना बनाओ, इसकी जगह क्या बना दो, चल जाता है। इनपुट में टाइप में क्या दे दो, सबमिट, तो सबमिट वाला काम ऑटो एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे बटन पे भी ये ऑटो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ आते हैं और इसको हम चला देते हैं हैंडल सबमिट। चलो भाई सबमिट पे हैंडल करना है। यहाँ आते हैं और फंक्शन चलाता हूँ। फंक्शन में सबमिट पे क्या करूँगा, मैं कुछ मर्ज करवा देता हूँ भाई, मर्ज करवा के फिर चला देता हूँ सबमिट के लिए। हैंडल सबमिट को कॉपी करता हूँ, या नाम पेस्ट करता हूँ। इसके लिए मैं करूँगा कि इसकी जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यू में वो करवा देता हूँ ई, यहाँ ई पास करता हूँ
ई और 1 मिनट सबर, 1 मिनट। पहले हम यहाँ आ जाते हैं, रिएक्ट पे कुछ लिखता हूँ। अरे यार ये नाम हटाना पड़ेगा फंक्शन का। ऑन सबमिट भी हटा देता हूँ। ऑन सबमिट भी मैं यहाँ कुछ यार ये दे नहीं रहा। हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, हैंडल सबमिट मिटा दिया भाई मैंने। चलो यहाँ आते हैं, 1 मिनट कुछ लिखता हूँ। देखो वो देखा ऊपर, ये देखो बेटा, इस चीज को गौर करना है आपने, ये चीज हमने समझनी है। ये दिया, ऐसे लिखा, अब सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो क्या हुआ, सब कुछ चला गया, पेज रीलोड हो गया। ये क्या चक्कर है, सबमिट पे रिफ्रेश हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है वहां पर। हमने इस प्रॉब्लम का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। आओ यहाँ पर सिंपल है, इस फंक्शन को ऑन किया मैंने और हैंडल इवेंट वाला फंक्शन है, इसको यहाँ से उठाया, ये देख लो, ऑन सबमिट पर इस फंक्शन को कॉल किया। यहां आने के बाद ई डॉट प्री VENT होता है, VENT है भाई, यहां से रट्टा मारना पड़ेगा, PREVENT प्रिवेंट डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट। और ये प्रिवेंट में, और यार यहाँ देख लेते हैं भाई, इतनी क्या टेंशन। प्रिवेंट PREVENT प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये रहा, दे दिया मैंने, ये चीज चला ली। अगर एरर होगा तो बता देगा, ये रहा, भी आ गया। अब अभी तक हमने ये चीज देखी है बिल्फर्स, सागर साहब आप भी देखो क्या हुआ है console.log पे। फिलहाल लिख देता हूँ हेलो, सेव करता हूँ। यहाँ पर ये हुआ है कि जब हम यहाँ कुछ लिखते हैं जबरदस्त आ रहा है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं फॉर्म के पेज क्या हो जाता है, लोड होता है और डेटा उड़ जाता है। डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये बाय नेचर है फॉर्म पे सबमिट का। अगर आप इंडिविजुअल ऊपर फॉर्म ना दो और नीचे सबमिट लिखो, किसी भी चीज पे बटन पे क्लिक करो, पेज नहीं लोड होगा। ये सिर्फ चीज किसके साथ जुड़ी हुई है, फॉर्म के साथ। और ऐसा एक एरर आया था जावास्क्रिप्ट पे कुछ काम करते हैं, मुझे नहीं याद, कोई फॉर्म का हम काम कर रहे थे, मैं डेटा चेंज करता था, सबमिट करता था, वो गायब हो जाता था, 1 मिनट के आगे दिख के गायब हो जाता था। तो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा यार ये क्यों हो रहा है, तो ये फॉर्म इसकी वजह से एरर दे रहा था। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम, और मैं अब ये हेलो को तो हटाता हूँ, ठीक है। बस इतना देख लेना, यहाँ ई पास कर दिया मैंने, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये वाला नाम का फंक्शन चला दिया। यहाँ आता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा अभी तो खैर डेटा तो मैंने भेजा ही नहीं है ना, console.log और हेलो कर दूँ, बिल्फर्स हेलो, अभी फिलहाल तो हेलो दे रहा हूँ मैं, चल रहा है, सबमिट हो रहा है फॉर्म तो, ठीक है। फॉर्म क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। ये डेटा तो अभी मैंने फॉर्म पे चलाया ही नहीं है ना, हाँ ये वाला डेटा तो अभी मैंने उस पर चलाया नहीं है। ये कंडीशन पे लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ आता हूँ मैं, अब इफ की कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। इस पे लगा देता हूँ इफ की कंडीशन, टर्नरी लगा दो कुछ भी, इफ अगर, ठीक है भाई। और यहाँ आ जाता हूँ ई डॉट प्रिवेंट में सॉरी इसको वापस से कराता हूँ ये, और यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा देता हूँ। अब ये प्रिवेंट है, फॉर्म जमा नहीं होगा, इफ अगर, और यहाँ चलो एक काम करता हूँ ना, ये तो हो गया, बाय डिफॉल्ट पे तो नहीं होगा, लेकिन मुझे 1 की वैल्यू क्लियर करवानी है। किसकी करवानी है, 1 की वैल्यू। एक काम करता हूँ, 1 को आईडी दे देता हूँ, फिलहाल इसमें से 1 को आईडी देता हूँ, आईडी बराबर है, और दे देता हूँ इनपुट 1, ठीक है। 1 को क्लियर कराऊंगा, दूसरे को नहीं करवाऊंगा, सही है। सबमिट करने पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेज लोड होता है, फॉर्म पूरा जितना भी हो, चाहे 50 फील्ड भी हो, सब खाली हो जाती है। मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि नहीं भाई 1 को मैंने ये करना है, प्रिवेंट लगा दिया। प्रिवेंट लगाने से तो क्या हो रहा है, कुछ भी लिख रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा डेटा। तो मैं डेटा क्या कराना चाहता हूँ, क्लियर। उसके लिए मैं 1 का डेटा क्लियर करवा देता हूँ। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के थ्रू जो एलिमेंट गेट कर रहा हूँ उसको बोल देता हूँ इनपुट 1। इनपुट 1 का जो डेटा है उसको करवा देता हूँ डॉट वैल्यू बराबर है नल के, इसकी वैल्यू नल कर देता हूँ, ठीक है भाई।
इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। अब ज़रा आते हैं यहाँ देखते हैं, इसको भी मिटाता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ। एक के आगे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और एक के आगे लिख देता हूँ ये फलाना। ओह ऐसी बात है, एट अ टाइम वो एक ही दिखाएगा। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एक कंडीशन लग गई दूसरे पे नहीं लगी। ठीक है भाई, अब ये काम आप फॉर्म पर बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर ये ना हो फॉर्म तो आप किसी एक पे क्लियर करा सकते हो, लेकिन अगर ये फॉर्म नहीं होगा, नॉर्मल कोई चीज़ है, और अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये देखो, ठीक है, ये वाला इवेंट के बगैर फंक्शन चलाओ हैंडल वाला, अब ये मुझे देने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये फॉर्म का सबमिट वाला हैंडल ऑन करूंगा जैसे ही सबमिट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म मेरे पास रीलोड होकर खाली हो जाएगा। तो यहाँ आप डिफरेंट आप कंडीशन के हिसाब से लगाते हो, भाई ये वाली फील्ड ये होनी चाहिए, इस फील्ड की वैल्यू 18 साल होनी चाहिए एटलीस्ट, या ये कर सकता हूँ, चलो हाँ ये जहन में आ गया, वैल्यू और कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ कर देता हूँ। चलो ये आ गया यहाँ तक, इसको ले लेता हूँ और इसको एक वेरिएबल में उठा लेता हूँ। लेट एज बराबर है ये, कंडीशन भी दे देते हैं। इफ अगर एज इज ग्रेटर देन 18 हो तो फिर क्या कर दो, क्लियर कर दो। ठीक है, क्या क्लियर कर दो, इसी को उठाओ, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्लियर। ठीक है, और बाकी ना हो तो जाहिर सी बात है वो क्लियर है जी। लेकिन वो सबमिट तो करेगा ना, क्या जाएगा ही नहीं डेटा आगे, ये तो कंडीशन के ऊपर है। देखो ना मैंने कंडीशन लगाई है ना, तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर इफ ये फील्ड 18 से ऊपर है तो फील्ड खाली हो जाए और डेटा आगे चला जाए क्लियर। अगर नहीं हो एल्स में, फिर मैं यहाँ एरर प्रिंट कराऊंगा और डेटा आगे भेजूंगा ही। मतलब वो वहाँ पे आपने तो क्लियर करवाया, वो तो जस्ट क्लियर कर रहे हैं ना, सबमिट तो नहीं हो गया, सबमिट तो हो रहेगा। मसला ही नहीं है, ये सबमिट हो ही नहीं रहा। सबमिट का मतलब होता है डेटा चला जाए, डेटा जाएगा ही नहीं तब तक जब तक कंडीशन नहीं ट्रू होगी। डेटा यहाँ से भेजा जाएगा, अभी भी तो डेटा थोड़ी जा रहा है, डेटा कहीं जा रहा है, डेटा तो मेरे हाथ। देखो ये देखो सबमिट करने पे क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अब इस चीज को समझते हैं, चलो और करो जरा। जो फॉर्म है आपके पास, एक फॉर्म आपने बना दिया जिसमें इनपुट फील्ड है, चाहे HTML पे बनाओ चाहे जावा ये रिएक्ट के अंदर जो हमारे पास JSX में बनाओ। जब भी आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो कहता है कोई फंक्शन है, देखता है कोई फंक्शन नहीं है, वो कहता है भाई बाय डिफॉल्ट मुझे बताया फंक्शन हो या ना हो, मुझ पे क्लिक करो सारा डेटा क्लियर। तो सबमिट तो तब भी हो रहा है, वो डेटा कहाँ जा रहा है, कुछ फंक्शन ही नहीं है, डेटा कहीं भी नहीं जा रहा। समझे बात, ये आपको बात याद आएगी जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम फॉर्म पढ़ाया था, तो उस पर एक मेथड लिखा हुआ आता था, एक चीज आती थी एक्शन, और एक जगह आता था पोस्ट। मैं उसको मिटा देता था, कहता था आप इसको मिटा ही दो इस एट्रीब्यूट को। क्यों, मैं बोलता था ये PHP से कनेक्ट करवाने के लिए होता है, फॉर्म का डेटा भेजने के लिए। तो वहां हम कंडीशन लगाते हैं कि ऑन सबमिट पे ये जो डेटा आ रहा है इसको गेट करो। अब चाहे आप एक्सियोस के थ्रू गेट करो, कहीं से गेट करो, इस फॉर्म से डेटा गेट करो, उसको API पे पोस्ट करवा दो। जो अभी हमने देखा, हमने डेटा देखा ना एक्सियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद URL कहाँ भेजना है, डेटा। अब वो जो डेटा है वहां पर मैं ये इनपुट वाला डेटा या फॉर्म का डेटा भेज सकता था ना, जैसे फॉर्म का डेटा एरे में स्टोर हो या ऑब्जेक्ट में हो, या पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकता था, तो इनपुट का डेटा वहां भेज सकता हूँ। लेकिन कंडीशन लग सकती है भेजने के लिए, यहाँ पर आएगा ना, मैं यहाँ लिख दूँ एक्सियोस देखो डॉट पोस्ट। अब ये डेटा जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होती है तो ये डेटा चलेगा ही नहीं, डेटा जाएगा ही नहीं आगे। समझे बात, तो डेटा आगे जा ही नहीं रहा, अभी तो डेटा कहीं भी नहीं जा रहा, इस पे होने के बाद भी नहीं जा रहा और वैसे भी नहीं जा रहा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कंडीशन के ऊपर इस चीज को रोक सकते हो। तो मैंने जैसे ये लगाया, अब यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ 15 सबमिट। 1 मिनट, यहाँ ऐसी क्या चीज़ रख दी है मैंने, ये देखना है मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट, और 1 मिनट एरर दिया होगा मुझे, हेलो हेलो कहाँ प्रिंट कराया भाई, पहले तो हेलो बताओ। अरे ये पुराना कोड चला रहा है यार, तो रिफ्रेश लिख देता हूँ 12 और लिख देता हूँ फलाना टिमकाना, खाली नहीं किया इसमें। अब रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ 19 और ये क्लियर। ठीक है भाई, अब 19 18 से ऊपर होगा डेटा
तो क्लियर कर दो, क्योंकि फॉर्म को अभी सबमिट करवाना है हमने, और ये काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ना। देखो जितना भी डेटा आ रहा है उसको ले आऊँ एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराऊँ, वहाँ से उसको पास करा दूँ, बात समझे। और ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने के लिए सिंपल है, यहाँ आऊँ बिलफर्ज, अभी एक नाम दे देता हूँ नेम, एक मिनट, लेट नेम, नेम दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, इस चीज़ को बेटा गौर से देख लो, और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बिलफर्ज, लेट ओबीजी, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बराबर है और उसके अंदर नेम, नेम दे दिया मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, नेम, और ठीक है एक और काम था, क्या सबर, अब क्या हो रहा है ये, और कंसोल डॉट लॉग और नेम। अब जरा हम एक चीज चेक करते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। 12 सबमिट, फॉर्म क्लिक हो रहा है, सबमिट हो रहा है, लेकिन जा कुछ नहीं रहा। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ 19, ठीक है। अच्छा ये डेटा जा रहा है, और एक मिनट, हाँ जाहिर सी बात है मैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और नेम के अंदर मैं एक काम कर देता हूँ, अच्छा सॉरी नेम प्रिंट करवाया हुआ है, नेम में मुझे क्या प्रिंट कराना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 20 सबमिट। ये डेटा किस चीज़ का आ रहा है, नल डेटा दे रहा है, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अच्छा सॉरी मैंने नेम बना के इसको दिया, मुझे इसके इसको लेना था, मैंने खैर उसको खाली कराने के बाद ये वैल्यू दे दी है, इसलिए बाकी वो डेटा अपडेट भी कर रहा है, उसके अंदर भेज भी रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को इसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ये नहीं देना, इसके अंदर देना है एज, वो जो ऊपर एज आई हुई है वो, और ऑब्जेक्ट डॉट एज ये देना है। ये इस वजह से एरर है, ये तो मैंने वो बनाया है, इसको ज़रूरत भी नहीं है मुझे ऐसे बनाने की, ये तो खाली छोड़ना है, ये तो सिर्फ फील्ड क्लियर करवाने के लिए लिखा है कि अगर कंडीशन पास हो, लिखता हूँ 12 सबमिट, वो क्लियर भी नहीं होगा, मैं कर देता हूँ इसको 20, अब करता हूँ सबमिट, 20 चला गया डेटा। अब डेटा गया भी है, और इस डेटा को अगर ऊपर भेजना है, अब नेक्स्ट कंडीशन, ये यहाँ देख लिया हमने जा रहा है, अब इसको करो यहाँ पर एक्सियोस डॉट पोस्ट, आप पोस्ट पे कर दो, क्या URL देना था, URL सीधा कॉपी करता हूँ वहाँ से, मैंने URL कौन सा दिया था भाई, आई थिंक मेरे पास गूगल कीप पे है, इस URL पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और ये URL, ठीक है, और सॉरी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा URL, और उसके बाद क्या करना है भाई, डेटा देना है, क्या चीज़ में देने लगा उसको, और ये डेटा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना चाहो वेल एंड गुड, यहाँ नहीं लिखना चाहते आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब एक ही लाइन है तो यहाँ लिख दो ऐसे ऑब्जेक्ट बना के, वरना ऐसे दे दो ओबीजे ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम डेटा वहां जा रहा है या नहीं, फिर देन पे आते हैं, देन में क्या होगा भाई, चेक करते हैं इसको कंसोल पे प्रिंट करा के, भाई रिस्पॉन्स में आ भी रहा है डेटा या नहीं, तो रिस्पॉन्स और कंसोल डॉट लॉग पर रिस्पॉन्स प्रिंट करवा दो भाई। चलो फिलहाल हम एरर छोड़ देते हैं, अब जरा इस कोड को समझे, कोड मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अगर आपको लग रहा है तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी करता हूँ, हो क्या रहा है वो समझते हैं। बेटा यहाँ पर है एक इवेंट हैंडलर चेंज, फिलहाल इसका तो काम कुछ भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है जो लिखता हूँ यहाँ पे मुझे दिखा देता है दोनों फील्ड में, क्यों, क्योंकि दोनों ऑन चेंज पे मैंने एक फंक्शन चलाया, अगर मैं इसकी बारी आती है तो इसका कोड दिखाता है, इस पे लास्ट टाइम क्लिक करता हूँ इसका कोड रन हो जाता है, कोड एक ही है, यहाँ आ जाता है। दूसरा हो रहा है मैंने एक फंक्शन बनाया हैंडल सबमिट, ये फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये फंक्शन किसी बटन पे नहीं चल रहा, ये चल रहा है फॉर्म पे चल रहा है। अच्छा मैंने अब फॉर्म पे एक इनपुट बनाया, आप ये 3-4 इनपुट बना के इनपुट की वैल्यू ले लेना, अब ये मैंने इनपुट से ही वैल्यू ली है, मैंने एज वाला एक इनपुट की वैल्यू ली है, आप चाहो दूसरे की भी वैल्यू ले लो, ये तो मैंने समझाने के लिए इवेंट। इसके अंदर ये ई क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये कह रहा है ये ई तब पास होगा जब फॉर्म है, फॉर्म में ई जब मैं पास करता हूं तो फॉर्म में ई का मतलब होता है इवेंट, कौन से, सारे इनपुट्स के इवेंट, मतलब अब इवेंट इनपुट में क्या चल रहा है, अब इवेंट ने प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट का मतलब रोक देना, किसी डिफॉल्ट चीज को क्या कर देगा, ये रोक देगा, इसने डिफॉल्ट चीज को क्या कर दिया,
रोक दिया। प्रिवेंट डिफॉल्ट जैसे ही मैंने लगाया इसने डिफॉल्ट पे रोक दिया। अब सबमिट करने पे फॉर्म खाली नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा भाई खाली करवाना है, ऐसे नहीं तुम खुद न मत करवाना, मैं करवाऊंगा खाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। अब नीचे अब मैं एल्स भी प्रिंट कराऊंगा इसके साथ। क्या प्रिंट कराऊंगा? एल्स। अच्छा ये एक चीज देख लूं मैं, पर्पल यहाँ क्लोज हो गया ना, ठीक है, मैं यहाँ पर एल्स भी प्रिंट कराऊंगा। अब एल्स में क्या प्रिंट कराऊंगा ये देखते हैं। मैं प्रिंट कराऊंगा console.log एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। अब समझो बेटा, अब इस फॉर्म को हम 0 से लेके चलते हैं, रिफ्रेश करता हूं, डेटा ये आ गया। अब देखो भाई यहां लिखा 12 15 कुछ भी सॉरी, यहां आया मैंने लिखा 17। बेटा यहां देखो, यहां क्लिक करूंगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन, सबमिट, डेटा नहीं रिमूव हुआ। क्या रिमूव नहीं हुआ? डेटा नहीं रिमूव हुआ मेरा। ये कह रहा है भाई आपको डेटा रिमूव करवाना है अगर, ठीक है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये अब एक काम करो, इसका भी डेटा रिमूव करवा दो ना, जब ये बाकी चीजें क्लियर है तो इसका भी डेटा रिमूव करा देते हैं। हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसको 2 का नाम दे देता हूँ, चलो 2 नाम देकर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब आईडी के थ्रू है तो चलो आईडी से इसको यहाँ ले आता हूँ और 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो जरा, सबमिट किया, वो बोल रहा है नहीं एज 18 से छोटी है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। अब मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, एज हो गई 19। अब क्लियर है, अब सबमिट करता हूँ तो दोनों फॉर्म क्लियर हो गए और मेरा रिस्पॉन्स चला गया। देखो ये थोड़ी देर बाद आया, मेरा ये रिस्पॉन्स उसके एरे में चला गया। ये देखो जरा, एज, डेटा 19 और आईडी नंबर 11। ये कहां से पता चलेगा? नेटवर्क में जाता हूं, क्या मेरा यूजर सक्सेसफुल गया है? जी हाँ, यूजर क्या गया है? बिल्कुल सक्सेसफुल चला गया। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ नहीं ऐड हुआ, बाय डिफॉल्ट पे नहीं ऐड हुआ तब तक जब तक वो क्या नहीं कर लेगा, वहां से डेटा गेट नहीं करेगा। बेटा ये वाली बात समझ आ गई? क्लियर है? ऐड ऑन चेंज भी समझ आ गया, इवेंट डॉट प्रिवेंट समझ आ गया फॉर्म के साथ। तो अब ये फॉर्म में गलतियां ना देखूं मैं, क्योंकि जब आपको साइन पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम दूंगा बनाने के लिए, तो उसमें जब बनाओगे तो ये चीजें गलतियां ना हो कि आप लिख रहे हो, एक बंदे ने ये कंडीशन नहीं भी है, ट्रू नहीं है, तब भी सबमिट किया तो ट्रू, वो फॉर्म बिल्कुल खाली होगा। देखो आप गूगल का फॉर्म जीमेल वाला, वो आप फिलअप करो, जहां एरर होगा वो एरर बता देगा आपको, लेकिन डेटा नहीं रिमूव करेगा। लेकिन जब सब कुछ सही लिखो, ओके करो, फॉर्म क्लियर हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाता है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, ख्याल रखना है इस चीज का। यहाँ तक आ जाओ, पहले ये वाला काम कर लो, फिर मैंने आप लोगों को जो एक्सियोस का काम दिया था ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मैंने। ये रखो कोड, ये रखो कोड। थोड़ा एक काम करता हूँ, यूं कर देता हूँ, मिला के लिखने में भी कोई मसला थोड़ी है ना, ठीक है। फॉर्म का कोड ये रहा और टोटल कोड ये रहा। पहले ये कोड देख लो बेटा, उसके बाद देखते हैं। चलें फिर मैं आपको जरा आपका जो टास्क है वो समझा दूं, वो आप लोगों ने करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। यहाँ आता हूँ, इस इवेंट हैंडलर वेंडलर को सबको मैं कर रहा हूँ कमेंट पहले। क्या चीज, ये भी इसके साथ ही है, ये क्या है? चलो अब यहाँ आते हैं, ये क्या पड़ा हुआ है? पोस्ट मैंने ये भी करवाया है, ये क्या कराया हुआ है? टाइपी कोड इनपुट, अच्छा एरे एक्सटेंडेड, ठीक है। ये हटाते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की भी है, ठीक है, इसको रिफ्रेश, सही है। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, इसको भी हटाता हूँ मैं ऐप में, पूरा फॉर्म हटा दिया, सिर्फ ये चीज़ है। बेटा आप गौर करें, यहाँ पे एक बच्चे ने अब तक ये चीज़ बना ली है, ठीक है। अभी तक किसने बनाई है? सिर्फ एक बच्चे ने ये चीज़ बना ली है, बाकियों ने भी ये चीज़ कंप्लीट करनी है। जैसे ही मैंने ये काम किया, ये क्या दे रहा है भाई? शाहरेम ने ये बना लिया। बेटा यहाँ देखो, अभी
जैसे ही चला क्या मांग रहा है, लॉगिन। ये लॉगिन कहाँ से आएगा, गिटहब की एपीआई से। मैं यहाँ से कोई भी एक ये इसका नाम क्या है, C-Aged को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ आने के बाद C-Aged इसका वो क्या था 25 अरे 25 हाँ भाई, ये इस बंदे का डेटा है। मुझे ये डेटा चाहिए, यही काम आपने करना है, लेकिन ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए, ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए। आते हैं जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है वो बनाओ। मतलब ये कि मैं एक मिनट फेसबुक ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, चल जा भाई, मेरा नेट क्यों स्लो हो गया। चलो फेसबुक आ गया, हाँ भाई यहाँ देखो फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो भाई ये एक मिनट अपना ये लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट, ये नहीं क्या बेटा, Node.js से बनेगा सर्वर। अच्छा ये एक और चीज, ये जो Axios से हमने सीखा, ये क्या किया हम लोगों ने, इस काम को क्या बोलते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन भी यही है। जो पोस्ट और गेट कर रहे हैं ना, एपीआई आपको यूजर दे रहा है, बैकएंड वाला दे रहा है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो एपीआई इंटीग्रेशन कोई बोले कभी नहीं किया, करते रहे हो, ये जो काम कर रहे हो ये क्या है, ठीक है। तो याद रखना इसको एपीआई इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा बेटा यहाँ देखो, अभी मैं मेन यूजर पे आ गया, क्लिक करने के बाद कोई पेज ओपन होना चाहिए। अब तो नहीं पेज बताता हूं ना, ऐसे आपने एक सोशल मीडिया साइट बना लेनी। जैसे ये लॉगिन किया, अब अगर बिलाल ने लॉगिन किया है तो यहाँ बिलाल सिद्दीक आ रहा है और तस्वीर आ रही है, ठीक है, ऐड वैड जो भी है। आपने ऐसा ही ये लॉगिन इसके थ्रू जो बनाना है वो लॉगिन पेज बनाना है। अब चाहे इसका ये बना लो, और चीज़ अगर लगती है, मेरा ख्याल है ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा, फेसबुक का थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड है या ज़्यादा है तो आप गिटहब पर बना लो, गिटहब का यूज़र वाला। मैं यूज़र पे आता हूँ, स्लाक ने क्या भेजा है, वेब ऐप 6, ये बना लो बस, ये ज़बरदस्त है। ये यूआई तैयार कर लो आप लोग, ये कार्ड्स वार्ड्स हैं बने हुए, ठीक है। कार्ड्स में अब करना क्या है, इस पे लिंक कहाँ से लगेंगे सर, ऐसे ही कुछ भी लिख के डेटा उस पर लिंक करवा देना। उसके बैकएंड पे जो एंकर टैग होगा या जो भी आपके पास लिंक है, वो लिंक कैसे कनेक्ट होगा, वो लिंक इसके थ्रू होगा। एपीआई है ना, ये एपीआई में बहुत सारे लिंक दिए, किसी में ये यूआरएल पास कर देना, किसी में ये, किसी में ये, यहाँ से यूआरएल। पिक्चर कहाँ से आएगी, इसकी ये एवतार इमेज, ये इमेज जब लॉगिन करोगे, जिस यूजर को लॉगिन करोगे उस यूजर की इमेज यहाँ पर आ जाएगी, उस यूजर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका नोड आईडी वाला नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 17 लिखा हुआ है ना, ये इधर देख लो बेटा, ये 37 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या नंबर पास करोगे, यहाँ उसकी आईडी पास करवा देना। किसी का 1 है तो 2 है तो 3 है, तो ये डिजाइन सेम कॉपी पेस्ट कर लो। इतना बड़ा ये पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा। देखो ये पेज होगा आपका चेस्ट, तो ऊपर एक नैव बार में भी यहाँ देख रहे हो ये इमेज, ये भी आपने लगानी है, यहाँ पर भी इमेज क्या तो भाई ये सब एपीआई से कनेक्ट होगा ना। देखो नहीं बस अभी तो सिर्फ ये वाला प्रोफाइल पेज बनाना है बस आपने। लेकिन भाई प्रोफाइल पेज डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले होगा एक फॉर्म, उसमें 2 फील्ड होंगी, वो पूछेगा नाम, तो जिस वाले का यहाँ से आप नाम और जिसकी आईडी पास करोगे उसका ये ओपन होगा। और ये गिटहब, अब मैंने इस वजह से बोला है, अगर होता ना गिटहब अकाउंट ओपन हो तो उसने यूआरएल दिया हुआ है, आप क्लिक करा के उसका यूआरएल नहीं, ये आपका कोड होगा, ये सब कुछ काम नहीं होगा, ये रियल नहीं होगा, ये सब रियल नहीं होगा। प्रोजेक्ट लिखा हुआ होगा, प्रोजेक्ट में होगा कुछ नहीं, ये बस यूआई भी बना लेना साथ, तो आपकी तैयारी भी होगी। ये यूआई कितनी देर में तैयार कर सकते हो, ये सिर्फ ये जस्ट ये वाला पेज नीचे जाना है नहीं, यहाँ एडिट प्रोफाइल तक, और ये जो लिखा हुआ है
मेरा ख्याल है 2 घंटे के अंदर तैयार हो जानी चाहिए, 2-2.5 घंटे में। ये एक कार्ड बन गया, बाकी कार्ड खुद प्रिंट हो गए। प्रोफाइल इमेज इतना बड़ा तो प्रोफाइल इमेज ने ले लिया, इतना बड़ा पार्ट नैप बार ने ले लिया। मुश्किल पार्ट अगर बोल दो तो बस ये लगता है, बस। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ आ गई? तो ये आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है, जो कि मुझे कब तक चाहिए? नेक्स्ट सैटरडे तक। सैटरडे तक, फ्राइडे वाले दिन आओगे, अगर कोई इशू हुआ तो पूछ लेना, नहीं तो फ्राइडे वाले दिन जो मैंने ऑथेंटिकेशन के हवाले से और चीज़ बतानी है वो बता के हम ख़त्म करके फिर उस पर प्रोजेक्ट वगैरह को डिटेल करके प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके आपके तो बैकएंड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ इसमें, तो हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें रहती है। सबमिट क्लासरूम में, हाँ असाइनमेंट अपलोड करूँगा यार, इसीलिए तो अपलोड नहीं किया था। कार्ड वाला मैंने देखा, मैंने कहा नहीं कोई प्रॉपर काम हो। यहाँ आ जाता हूँ रिएक्ट पे, ये सब चल रहा है। एक्सियोस देख लिया हमने, पोस्ट रिक्वेस्ट देखी है, यूज रेफ देखना है बस। एक टॉपिक यूज रेफ बचा है, रिवीजन है बस, बाकी सब हो चुका है। ये टू डू लिस्ट और ये असाइनमेंट है, इन्होंने ये दिया है, जो मैंने टास्क दिया आप वो कर लो। एपीआई हमारे पास है, प्रोफाइल हम लाइव करवा देंगे। फिर यही काम को हम आगे ऐसे ले जा सकते हैं कि बाद में सर्वर भी हमारा, बैकएंड डेटाबेस भी हमारी, यूजर भी हमारा। जितने यूजर लॉग साइन अप करेंगे उतनों का डेटा शो होगा, जितने यूजर साइन अप करेंगे उतनों का डेटा शो होगा। बेटा अगर किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकता है। देख लो, प्रोफाइल पिक्चर एक काम कि उस यूजर की प्रोफाइल पिक्चर आनी चाहिए। 2 जगह आ रही है तो डेटा 2 जगह पास करोगे आप। तीसरा, नाम आ रहा है, नाम आना चाहिए। जो नीचे है ना आईडी वाली जगह, ये आईडी वाली जगह आप उसकी नोड आईडी पास करोगे, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा नोड आईडी। लिंक सर, लिंक 6 प्रोजेक्ट डाल देना आप लोग। कितने प्रोजेक्ट? 6 प्रोजेक्ट। हर यूजर का अपना लिंक होना चाहिए, यानी कि ये जो पहला प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करूँ, उसके असली गिटहब अकाउंट पे चला जाऊँ। गिटहब अकाउंट उसने यहाँ दिया है, इसमें से एक लिंक जो है ना गिटहब अकाउंट के उसका अपने, जैसे क्लिक मारो उसका ये रहा, यही वाला होगा शायद। तो जैसे ही क्लिक करो ना, इस चीज़ को खाली कॉपी कर लेता हूँ, तो इसका ओरिजिनल जो गिटहब अकाउंट है ना यहाँ पर वो ओपन हो जाता है। तो अच्छा है अगर गिटहब अकाउंट ओपन हो जाता है। ये नहीं गिटहब अकाउंट का उन लोगों ने लिंक दिया हुआ होगा, ये है शायद github.tokyo। हाँ ये चीज आनी चाहिए। जिस बंदे का लॉगिन करो उसकी पिक्चर, उसका ये, उसका नाम और उसकी नोड आईडी, ये चीज आप लोगों ने पास करानी है। ये ऐसे होगा। अच्छा ये डेटा ये तो कांस्टेंट रहेगा, बस लिंक चेंज होंगे। अंदर एक ही दफा लिख देना, सब प्रोजेक्ट में एक ही नाम होगा। डेटा ज्यादा नहीं बोल रहा, डिस्क्रिप्शन ये करो वो करो, डिस्क्रिप्शन ये, तो ये चीज आ जाएगी। क्या हुआ, प्रॉब्लम लग रही है? ये तो करोगे ना यार, पाकिस्तानी जुगाड़ जुगाड़ मत सोचो, इसको प्रॉपर वे में करो। ठीक है, तो चलो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में जो चीज़ें बाकी है उसको हम निपटाते हैं प्रोजेक्ट के लिए। हाँ ना भाई, ये तो सिंपल सा कोड है भाई। अच्छा नेक्स्ट करने पे नेविगेशन लगा देना, नेविगेट होता है ना राउटिंग का, नेविगेट लगा देना। क्लिक करने पे नेविगेट होगा नेक्स्ट पेज।